दिया था, तो उसने हाँ बोला था जी। मस्ती। वंदे मातरम हाँ। साथियों। आज दिनांक 15 अक्टूबर है और आज हम लोग जो चर्चा शुरू करने जा रहे हैं वो है पुश्तैनी वैद्य व हकीम द्वारा रोगों की पहचान किस तरह की जाती थी। क्योंकि आजकल की जो आधुनिक एजुकेशन से, मॉडर्न एजुकेशन से जो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, एमडी, वो लोग अपने सेल्फ एनालिसिस से बता नहीं पाते हैं कि किस तरीके का रोग एक मरीज को है। उसके लिए भी उन्हें तमाम टेस्ट करवाने पड़ते हैं और उसके बाद भी उन्हें कई बार तो क्लैरिटी नहीं होती कि वो रूट एनालिसिस कर पाए उसका, कि जो उनके पास पेशेंट आया है तो उसकी प्रॉब्लम का रूट एनालिसिस करके रूट एक्सट्रैक्शन डिजीज का कर सके। तो हम लोग पुश्तैनी वैद्य व हकीम किस तरह से पहचानते हैं? नब्ज से पकड़ के, नाड़ी को पकड़ के, जो कफ और पित्त और वात होता है कि वो क्या इम्बैलेंस हो गया है तो उसको किस तरीके का रोग है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और अभी मैं जीवन भाई से निवेदन करती हूँ कि वो थोड़ा अपना अनुभव शेयर करें और उनका जो भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो भी देखा है। हाँ जी। सबको वंदे मातरम। मैंने जो आयुर्वेद की किताब में पढ़ा था कि पुराने वैद्य जो लोग जो रहते थे वो बाजू की नाड़ी का नब्ज को जो है उसकी चाल को गिनते थे, जैसे 1 मिनट में वो कितना बार धड़का। उससे उनको पता चल जाता था कि वात गड़बड़ है, पित्त गड़बड़ है या कफ गड़बड़ है। और ये आयुर्वेद में ये तीन को छोड़ करके बाकी कोई रोग नहीं है, ये तीन ही कोई गड़बड़ होगा तो रोग होगा और उसी का इलाज आयुर्वेद करता है। तो वो लोग उसी की चाल, नाड़ी की चाल से जो है पता कर लेते थे कि इसका कौन सा चीज डिसबैलेंस है और उसी के हिसाब से इलाज चालू कर देते थे। मगर आजकल के डॉक्टर जो है कंपैरेटिवली, उनके पास जाने के बाद पता नहीं वो एमबीबीएस में क्या पढ़ करके आते हैं कि रोगी बोल रहा है कि मेरे को ये दर्द हो रहा है या ये हो रहा है, मगर फिर भी वो रोग नहीं पहचान पाते हैं और 5-7 टेस्ट लिख करके दे देंगे, ये टेस्टिंग करा करके लाओ। और मेरा अनुभव ये है कि मैंने अपनी वाइफ को एक बार ले गया था डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से टेस्टिंग कराने के लिए। तो मेरी वाइफ तो अंदर चली गई लैब, मैं बाहर बैठा था उनके ऑफिस में। तो मैंने देखा मेरा जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था उसमें से टेलीफोन नंबर देख करके लेबोरेटरी वाला वहां टेलीफोन कर रहा था डॉक्टर को कि आपका पेशेंट को मुंह बहल आई है, क्या करना है। अब डॉक्टर ने उसको पता नहीं क्या बोला, जो भी है हम लोग टेस्टिंग करा करके जो है वापिस उसको दिखाने के लिए गए। तो डॉक्टर बोला कि देखिए ये सब लेबोरेटरी वाले हम लोग को कमीशन देते हैं, मगर मैं कमीशन जो है अपने पास नहीं रखता, मैं अपने पेशेंट की फीस में से घटा करके फीस देता हूँ। तो उसने वैसा किया भी हम लोग के साथ। तो उसने बोला कि ये इनका आदत है, ये लोग टेलीफोन करके पूछते हैं, तो जो जो डॉक्टर ज्यादा लालची हैं वो बोल देते हैं फलाना रोग दिखा दो, जरा ये दिखा दो, किडनी का थोड़ा डिफेक्ट दिखा दो, फलाना डिफेक्ट दिखा दो, तो वो लोग दिखा भी देते हैं। उस हिसाब से वो डॉक्टर जो है फिर बोल देते हैं आपका तो किडनी इफेक्टेड है, आपको तो हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। पेशेंट घबरा जाता है, पेशेंट के घर वाले बोलते हैं तो क्या करें डॉक्टर साहब, बोलते हैं वो फलाने नर्सिंग होम में भर्ती कर दो, वहां इलाज अच्छा होता है और मैं वहां अटेंड करता हूँ। तो ऐसा करके वो लोग उसको हॉस्पिटल भेज देते हैं और हॉस्पिटल में वो डॉक्टर बोल देता है इसका किडनी विडनी कुछ नहीं है, सब ठीक है, मगर इसको रखो, जितना लूट सको लूट लो, बाद में बंदर बांट कर लेंगे। ऐसा होता है इन सिस्टम में, ये मेरा देखा हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद में हॉस्पिटल वाले, मेरे भाई के केस में ऐसा हुआ, उसको हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टर के कहने पर हम लोग ने उसको भर्ती कर दिया। तो वहां जब भी हम लोग मिलने जाते
तो काउंटर वाले बोलते हैं कि आप पैसा जमा दे दीजिए। जिस दिन उसको पेशेंट को भर्ती किया उस दिन 2 लाख रुपए ले लिया, और जैसे ही हम लोग मिलने जाते तो बोलते 1 लाख रुपए और जमा दे दीजिए। फिर तीसरे दिन गए तो बोले 1 लाख और दे दीजिए। ऐसा वो 5-6 दिन में 7-8 लाख रुपए हम लोग से ले लिए। और पेशेंट को मुंह में जो है वेंटिलेटर लगाए हुए थे, पाइप लगाए हुए थे। हम लोग जब मिलने गए पेशेंट को तो ये उस दिन 6ठा दिन था। पेशेंट बोलता है, पेशेंट सेंस में था, होश में था, और वो मेरे को इशारा से बोल रहा है भाई कि इसको पाइप को उतरवा दो, मेरे को घर ले जाओ। उसने कागज पेन मांगा, उसमें लिख दिया कि मेरे को घर ले जाओ। तो मैंने उसको अटेंडिंग डॉक्टर को बोला कि पेशेंट बोलता है कि मेरे को ये वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। वो बोलता है आप बोलेंगे तो हम हटा देंगे, मगर फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर गला काट करके लगाना पड़ेगा। माने उनके पास कोई भी जो बात है वो मरीज को और उसके घर वालों को डराने के लिए ही है। वो ऐसा डरा देंगे कि बात उनकी ही चलेगी। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि हम लोग रिस्क लें? मान लीजिए आज हटा देगा, कल बोल देगा गला काट करके लगाना पड़ेगा। इसलिए हमने कुछ बोला नहीं। हम बोला ठीक है, आप जैसा ठीक समझिए करिए, मगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब। बोलता है इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगा, इसका बीपी हम लोगों ने कंट्रोल कर दिया है। तो 7वां दिन जब गया तो मैं उसके चैम्बर में गया। मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब एक चीज बताइए कि आप रोग को पहचान नहीं पा रहे हैं ठीक से, या आपका दवाई काम नहीं कर रहा है, दोनों में से क्या चीज है? वो बोला देखिए ये सब स्लो ट्रीटमेंट होता है, ये ऐसा होता है वैसा होता है। मैं बोला ठीक है, आपकी बात मैं मान लिया, स्लो ट्रीटमेंट। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग के पास तो अब पैसा खत्म हो गया। अब पैसा जो है पेशेंट के अकाउंट में ही है। अगर इसका वेंटिलेटर उतरेगा, ये सिग्नेचर करने लायक होगा, तब तो पैसा बैंक से मिलेगा। तब तक के लिए आप काउंटर वालों को बोल दीजिए हम लोग से पैसा नहीं मांगे। इसका असर ये हुआ कि वो दूसरे दिन उसको डिस्चार्ज कर दिया। हम लोग को बोला कि आप एक काम कीजिए, ऑक्सीजन का मशीन खरीद लीजिए और इसको जो है घर में ले जाइए, हम डिस्चार्ज कर देता है, और वो ऑक्सीजन का मशीन लगा दीजिएगा, और अगर आप समझे तो एक तो नर्स रख दीजिएगा। हम लोग उसको घर में ले आए। मैंने हम लोग को ये समझ में आया कि उसने 6 दिन में कोई इलाज नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्योंकि थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट होता तब तो हम लोग समझते कि इलाज हो रहा है। इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, तो हम लोग घर में लाए। उसने जो दवाइयां लिख दी थी वो उसको देते रहे, और जो ऑक्सीजन का मशीन खरीदने के लिए बोला था वो दे दिया, वो लगा लिया। 5 के 6 दिन के बाद में भाई की डेथ हो गई। माने ये है एलोपैथी डॉक्टरों की ट्रीटमेंट। पैसा देते जाइए तो आपको वो मशीनें लगा करके जिंदा रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और पैसा अगर नहीं दे पाइएगा तो तुरंत डिस्चार्ज कर देंगे, और मरीज भगवान भरोसे रहेगा। तो यही चीज जब हम लोग तुलना करते हैं पुराने वैद्यों से, कि वो नाड़ी देख करके या यूरिन को देख करके ही रोग को पहचान लेते थे और उसका इलाज तुरंत शुरू कर देते थे, और उनका इलाज 5-7 दिन में असर दिखाता था। तो वो असर जो दिखाता था, इसका मतलब उनको जो है आज के डॉक्टरों से कितना ज्यादा नॉलेज था, और वो किस तरह से मरीजों को, और पैसा भी जो है वो बोल देते हैं आप जितना दे सकते हैं दे दीजिए, कोई हम लोग का डिमांड नहीं है। ऐसे ऐसे भी वैद्य मैंने देखे हैं। बिल्कुल। एक वैद्य मैंने देखा था, मेरा फैक्ट्री था धनबाद में, मेरे पास एक लेबर काम करता था, उसको गठिया हो गया, लकवा हो गया। तो मेरे को खबर आई कि उसको लकवा हो गया, वो आ नहीं पाएगा। ठीक है। तो वो ऐसे ही जो है इलाज कराता रहा डॉक्टर से, और डॉक्टर ने उसको लास्ट में मना कर दिया, क्योंकि वो गरीब आदमी था, पैसा नहीं दे पाया होगा। तो उसको बोल दिया कि घर में ले जाओ और इसको अच्छा से खाना वाना दो, हम लोग के पास अब इसका इलाज नहीं है।
वो बेचारा घर में पड़ा था खटिया में और कुछ चल फिर नहीं सकता था। उसी बीच में एक वैद्य जो है दुमका डिस्ट्रिक्ट से वहां पर आए, धनबाद में। उनकी लड़की वहां ब्याही हुई थी, तो लड़की से मिलने के लिए आए। वो गांव में, उसी के गांव में। तो जब जा रहे थे तो किसी ने बोला कि देखो तुम सब जगह तो कोशिश कर लिया, इनको भी एक बार दिखा लो। तो उनको रिक्वेस्ट किया गया कि थोड़ा इस मरीज को देख लीजिए। उसने मरीज को देखा, देख करके जंगल में चला गया। आधा घंटा के बाद वापस आया, कुछ जड़ी बूटी लेकर के उसको पीस पूस करके उसने जो है वो जो बनाना था बना दिया, और बोलता है कि मंगलवार के दिन इसको 1 डोज दे दीजिएगा। ये 3 डोज है, मंगल बुध और बृहस्पति 3 दिन जो है इसको 3 डोज दे दीजिएगा। और खाने पीने के लिए बता दिया ये ऐसे ऐसे खाना है। मैं हैरान हो गया कि 5वें दिन वो लड़का जो है फैक्ट्री में काम करने के लिए आ गया, जो उठ नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था। माने ये पुराने वैद्यों की, ये मैं 25 साल पहले की बात बता रहा हूं, पुराने वैद्यों में कितनी नॉलेज होती थी। तो बाद में जब मेरे को जब पता चला ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं उसका एड्रेस लेकर के दुमका उसके घर गया। मैं बोला मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूं, ऐसे ऐसा वो खगेन मंडल को आपने ठीक किया था, तो ये तो चमत्कार मैंने देखा। बोलता नहीं ये कोई मामूली बात है, जड़ी बूटी से सब ठीक हो जाता है। मैं बोला मेरे को बता सकते हैं? बोलते नहीं, मैं अपना जिंदे जी तो नहीं बताऊंगा किसी को, मेरे बाद मेरा लड़का करेगा, मरीज ठीक होते रहेंगे, उसकी कोई बात नहीं। उसने कोई पैसा भी नहीं लिया उससे, फ्री में ठीक करके चला गया। तो ये थी उन समय के वैद्यों की और हकीमों की ताकत, उनकी नॉलेज, जड़ी बूटियों के प्रति ज्ञान। जंगल से ताजी जड़ी बूटी लाते थे और ताजी ही सब दवाई बना करके पिला देते थे, और उसी से ठीक हो जाए। ताजी जड़ी बूटी तो काम करेगी, तो तुरंत उसका असर होता था। ये फर्क है आजकल के आधुनिक चिकित्सा में और पुरानी हम लोग की वैदिक चिकित्सा में। बिल्कुल सही कहा। अभी मैंने एक लेख भेजा है सर दर्द के बारे में, कैसे डराया जा रहा है। मैंने ग्रुप का नाम भी भेजा है। उन्होंने अब उसके बाद उस ग्रुप को ऐसा कर दिया, न कोई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, न वहां का मैसेज इधर से इधर कर सकते हो। और वहां पर बहुत बुरा लगा उन लोगों को। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैं तो 2-5 मिनट में सर दर्द ठीक कर दी हूँ, 20-25 साल पुराना भी। और जीवन भाई, आप तो लगभग हरदम रहते हो हमारे सत्र में, कभी कभी मिस किया है। पर अब आप ये बताओ, ये जो इतना मलबा निकाल रहे हैं, खजाना निकाल रहे हैं, इसके बिना कोई मर्ज ठीक हो सकता है क्या? आप बुजुर्ग भी हैं और आपने इतने दिनों से नहीं हो सकता है। देखिए, जब तक शरीर एकदम साफ सुथरा नहीं रहेगा, उसके अंदर में किसी भी प्रकार की गंदगी या कुछ भी विषाणु या टॉक्सिन रहेंगे, तब तक तो वो अपने आप को स्वस्थ बोल ही नहीं सकता है। और इसी की कोशिश हर किसी को करता रहना चाहिए। खाने पीने का परहेज जो है ये परमानेंट आदत बना लेनी चाहिए। इसी में लोग फेल हो रहे हैं, खाने पीने की आदतों के चलते ही आदमी सब फेल हो रहे हैं, वरना तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, आज काफी बहस हुई है वहां पर, गर्मा गर्म। आखिर उन्होंने मेरे को, मैं जब उस ग्रुप में गई हूं, मैं खुद नहीं गई हूं, पहली बात तो मेरे को कोई ना कोई वहां जोड़ता है, तब मेरे साथ कुछ ऐसा मेरे को वहां दिखता है और मैं बोलती हूं, और वो लोग कुछ न कुछ कमेंट करते हैं। हाँ, तो मेरे से रहा जाता नहीं उनकी है। दुकानदारी में फर्क पड़ जाता है ना, हाँ, मेरे से उनकी गलत देखा दुकानदारी जाता फेल नहीं होने है। लगती है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आज बताओ ये सिर दर्द के बारे में कितना मतलब डरावना लेख लिखा है उसको, है डराना किसी को। तो फिर मैंने जो मेरा अगर आप लोगों ने वो 19 सेकंड वाला वीडियो देखा हो तो जीवन भाई आप थोड़ा अपना ना माइक बंद कर, हो रही है आवाज ही हो रही है। 19 सेकंड वाला देखा हो तो वो मरीज मेरा मैंने ठीक कर दिया था। पुश्तैनी बीमारी थी, नर्वस पूरा फेल था 25 सालों से। तो ठीक होने के बाद उस वीडियो को इस आयुर्वेद महाविद्या ग्रुप में डाला गया था कि इसका क्या इलाज है। किसी की बोलती नहीं खुली थी, सबके मुंह बंद पड़े थे। तो मैंने वो वीडियो भी आज डाला वहां पर कि आपके पास ये वीडियो आया था बहुत दिन पहले और आपकी बोलती सबकी बंद थी, किसी ने, और मैंने ठीक कर चुकी थी उस बच्चे को। तो आज तो काफी गर्मा गर्मी ही है, शायद अब मेरे को वहां पर नहीं जोड़ेंगे, ना मेरे को जरूरत है इन लोगों की। गलत देखती हूँ तो मेरा खून खोल जाता है, मैं बोलती हूँ, किसी को बुरा लगे या भला लगे वो मेरे को टेंशन चलिए नहीं। कोई बात नहीं। जीवन भैया सुनिए, आप जो बता रहे थे ना कि यूरिन देखकर भी वो पहचानते थे, तो वो थोड़ा टॉपिक आप प्लीज कंटिन्यू करिए। मेरी गौशाला जो थी 50 गाय की गौशाला थी, उसमें हम लोगों ने गोमूत्र बेस और गोमय बेस सब दवाइयां बनाते थे और फ्री डिस्पेंसरी चलाते थे। कोई रोगी से कोई पैसा नहीं लेते थे। हम लोग को उसमें लालच ये था कि हमारी दवाइयों की टेस्टिंग हो जा रही है। तो काफी सक्सेस वैद्य बनाने वाला, एक तो आयुर्वेदाचार्य हम लोग रखे हुए थे मिस्टर भट्टाचार्य, और एक मुस्लिम वैद्य था हमारे पास में, अब्दुल वारसी उसका नाम था, एमपी का ही रहने वाला था। वो ये बहुत बड़ा गोभक्त था और वो ये सब दवाइयां वगैरह का बनाने का हम लोगों ने मिलकर के आयुर्वेद की किताबों से निकाल करके फार्मूले, क्योंकि मेरी केमिकल फैक्ट्री थी, मेरी लेबोरेटरी थी, तो हम लोग हर चीज टेस्ट कर लेते थे और तुरंत बना भी लेते थे। तो वो सब दवाइयों का फॉर्मुलेशन हम लोगों ने डेवलप किया, रिसर्च किया और उसका ट्रायल भी किया, वो करते रहे। तो वो वैद्य जो करता था, कोई भी पेशेंट आता था तो वो बोलता था अपना यूरिन लेके आना। उस यूरिन जो लाता था पेशेंट, उसको वो एक चम्मच में लेकर के गर्म करता था, गर्म करके उसको यूरिन के उस पोजीशन से पता चल जाता था इनको रोग क्या है। तो उसी के हिसाब से वो दवाई उनको देता था और वो ठीक भी हो जाते थे। तो ये यूरिन से, मल के रंग से, इन सब से भी बहुत कुछ जो है पुराने वैद्य जो है समझ जाते थे और उसका उसी हिसाब से इलाज भी कर देते थे। वो टेस्टिंग वेस्टिंग उस समय था भी नहीं और टेस्टिंग होता भी नहीं था, वो करवाते भी नहीं थे। वो सिर्फ 3 जीन जानते थे, कफ, पित्त और वात, और ये ही है हजारों साल पुरानी टाइम टेस्टेड जो है प्रणाली, वही है कि आप कफ, पित्त और वात को समझिए, नाड़ी का चाल को समझिए, तो इतने से ही रोग का डायग्नोसिस हो जाता है। अब इसका ये होगा तो प्रैक्टिस के साथ, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना वो आपको ज्ञान आता रहेगा। प्रैक्टिस करते रहिए और इसके लिए बहुत सी किताबें भी बाजार में हैं आयुर्वेद के ऊपर में। मैंने अभी तक करीब 45-50 किताबें खरीदी और उनको पढ़ी। टाइम तो बहुत देना पड़ा, मगर मेरे को शौक था तो उसी से थोड़ा बहुत याद रहता है। थोड़ा बहुत अभी उम्र होने के साथ में याददाश्त थोड़ा घटने लगा, तो कब जब दीदी कुछ बोलती हैं तो मेरे को तुरंत याद आ जाता है, तो मैं अपनी बात बोल देता हूँ कि इसको ऐसे ऐसे होने से ठीक होगा। नहीं, और आपने बताया था ना कि ये लाल पेशाब होता है तो ये होता है, आप कुछ कलर से भी बता रहे थे, वो क्या था? वो हाँ, आगे रह मैं गया, ऐसा आगे रह बोल रहा गया। हूँ जैसे यूरिन आपका अगर वाटर वाइट है,
पानी के जैसा रंग है, तो आपका शरीर में यूरिन के चलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, माने आपकी किडनी ठीक है। अगर आपका यूरिन, पेशाब बोलिए, मटमैला है, तो समझिए आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, कुछ आपका वेस्ट हो जा रहा है, या कुछ आपका जो है नहीं खाने वाला चीज आप खा रहे हैं। अगर पेशाब का रंग थोड़ा सा पीला होगा तो इसका मतलब होगा कि आप पानी कम पी रहे हैं, और अगर पेशाब का रंग लाल हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपको डिहाइड्रेशन बहुत हाई लेवल का हो गया है ऑलरेडी। आपको भरपूर पानी पीना चाहिए, 5, 7, 10 लीटर रोज। ये यूरिन से परीक्षा हो जाती है और उसी से जो है उसका इलाज भी वैसा ही हो जाता है। सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मल से भी ऐसे ही पता कर लेते हैं कि मल किस प्रकार का है, काला है रंग के हिसाब से और शेप के हिसाब से भी बता दिए जाते हैं कई मतलब रोग, और उसके इलाज भी बता दिए जाते हैं कि क्या किया जाए। तो यही सही इलाज है। और बाकी ये टेस्ट वगैरह से तो देखो कभी भी जड़ से कोई चीज जा नहीं सकती अगर बंदा रूट से पहचान ना सके। मतलब एक डॉक्टर वही सच्चा डॉक्टर है जो देखकर ही बता दे कि इसको क्या परेशानी है। किडनी में परेशानी है, लीवर में परेशानी है, नाड़ी नब्ज देखकर, कुछ लोग जबान को देखकर बता देते हैं, कुछ लोग आंखों को देखकर बता देते हैं, कुछ लोग माथे पर भी देखकर बता देते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग बता ही देते हैं माना। और कुछ लोगों के पास तो अलग ही शक्तियां होती हैं, वो वैसे भी बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन अब तो सारा इंडोक्ट्राइन हो गया। जितना भी मॉडर्न एजुकेशन की वजह से ना पुराना सारा हमारा सत्य काफी कुछ इनफिल्ट्रेट हो चुका है, जो भी था सच्चा ज्ञान। लेकिन वापस आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि लोग अवेकन हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। तो सब लोग अपने पुराने तरीके की ओर लौटेंगे ही लौटेंगे, क्योंकि वही जीवनदायी नहीं रह जाएगा और बाकी नहीं रह पाएगा। फिर वो तरीके चल नहीं पाएंगे ज्यादा दिन, क्योंकि हमें ना आधुनिक साथ से मिला ही क्या है। बीमारियां मिली हैं, आलस्य मिला है और तकलीफें मिली हैं और बेजार हो गए हैं लोग, काम के नहीं रहे उतने। नहीं तो बूढ़े लोग भी आज देखो कि आज जितनी शक्ति है उनमें, विल पावर है, जो चल लेते हैं। आज भी मैं देखती हूँ कभी कि कहीं जा रही हूँ तो मैं इतना चल के, कभी थैले लेके जा रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, काम कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं गार्डन में, इतने बड़े बुजुर्ग लोग। और वो उनकी विल पावर ही है। आप देखो कि जो आजकल के बच्चों को ही आदत नहीं है काम की, ईश्वर जाने की इनका क्या रहेगा आगे। वो नहीं चल पा रहे हैं तो भी वो खींच रहे हैं अपने आप को कि नहीं चलाना है, शरीर तो चलाना है। वो इस आशा से चल रहे हैं कि उन्हें मालूम है शरीर चलाएंगे तो चलेगा। तो वो विल पावर, वो ज्ञान, वो जो देखा है उन्होंने, तो वो तो भाई आजकल के बच्चे नहीं समझते हैं। लेकिन वो समझे, यही मैं चाहती हूँ कि अब पुराने ढर्रे पर लौटना बड़ा जरूरी है। एक बात मैं और बोलूंगा कि दुनिया के जो सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, सफल डॉक्टर हैं, वो तो आयुर्वेद का महत्व समझ चुके हैं। वो हम लोग के यहाँ की जड़ी बूटियों का ही एक्सट्रैक्ट जो है वो कैप्सूल में भर करके देना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको खबर देता हूं कि यहां से गोमूत्र एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका। मैंने गोबर का पाउडर 10 टन यहां से लंदन की एक पार्टी को भेजा। उसके बाद वो माल और मांगता था, मगर बरसात आ गई तो मेरे पास सूखा कंडा भी नहीं था, मैं पीस भी नहीं पाया और मैं दे भी नहीं पाया, हालांकि उसकी डिमांड थी। वो लोग हम लोग के प्रणाली को समझ चुके हैं और उसमें धीरे धीरे अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने वो कैप्सूल में भर के आपको दे देंगे, क्या आपको कंडे सीधा की जड़ी राख? बूटी की टेबलेट या गोली नहीं देंगे, या आपको नहीं, बताएंगे कंडे की नहीं। राख मांगते थे वो लोग जीवन भैया आपसे, कंडे की राख। नहीं नहीं, कंडे का पाउडर। कंडे को फिर आप पीसते थे, जला के नहीं, पीस के उसको पाउडर नहीं, करते हम थे। लोग जैसे यहाँ पर गोमय बनाते हैं ना, गोमय में 5 चीज मिलाते हैं ना, तो उसी को हो सकता है वो दोबारा जो है उसको गीला करके उसको निचोड़ लेते हो।
अच्छा। कोई बताता नहीं है ना क्या काम में लगेगा, क्या काम में देंगे। मैं पूछता रह गया, यहाँ जो एक्सपोर्टर था उसको मैं हम्म। पूछता रह गया वो किस काम में लेंगे। बोलता आपको उससे क्या मतलब है, आप अपना दाम लगाइए। मैंने उसको 15 रुपए किलो में दिया था। बाद में मालूम पड़ा कि मैं 50 रुपए किलो में भी दे सकता था। हाँ, ये लोग तो बहुत ज्यादा खेलते हैं भाई, डॉलर का खेल है, आपको पता ही है। वो लोग जो है यहाँ से जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट भी मंगा रहे हैं। मेरा एक दोस्त था दिल्ली में, वो जो है लहसुन का, अदरक का, इन सब का जो है एक्सट्रैक्ट निकाल करके, इनका मैंने रस निकाल करके और छोटी छोटी शीशियों में, 100-100 ग्राम की शीशियों में पैक करके वो एक्सपोर्ट करता था। तो मैं उसको बोला कि भाई ये सब वो लोग क्या करते हैं। बोलता है देखिए वो लोग इन सब का महत्व तो समझ चुके हैं, तो रेस्टोरेंट वगैरह में उनको अदरक छीलने का और ये लहसुन को ये सब करने का टाइम नहीं है, इसलिए लहसुन और अदरक यहाँ से नहीं मंगाते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट मंगाते हैं। उसी का जब सब्जी बनाते हैं तो 2 बूंद डाल देते हैं, उसी से उसका फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने, ये बात मैं बता रहा हूँ आज से 30 साल पहले की, तब से वो मेरा दोस्त जो है वो चीजें वहां भेज रहा था। तो वो लोग समझ चुके हैं, मगर वो लोग जो है आपको कैप्सूल में भर के देंगे। वो सीधा जैसे हम लोग शीशी में या उसमें भर करके देते हैं पैकेट में, उस वो तो हिसाब से नहीं कैप्सूल देंगे। की करेंगे, हाँ कैप्सूल। अरे कैप्सूल्स की भी भैया देखो कहानियां हैं, कैप्सूल भी इतने आसान नहीं है। कुछ कैप्सूल प्रकार जो के है, आपको कैप्सूल तो भी नॉन वेज है, सोल्जर को। कैप्सूल भी जो है जिलेटिन है। ये जो हाँ हाँ हड्डियां होती है, हाँ। ये गाय की, जैसे जब किसी भी पशु की जो हड्डियां बूचड़ खाने से निकलती हैं, उसको कहते हैं पानी इसको में उबाल कोलाजन। करके वो लोग जो है जिलेटिन अलग करते हैं। उस जिलेटिन से ही कैप्सूल का बॉडी बनता है। तो हम चावल लोग के बहुत पाउडर कोशिश, से बनता है और इससे भी बनता है, लेकिन आप है ना, बहुत मुश्किल है डिफाइन करना, मतलब डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है ये मैं चीज। पिछले 10 साल से सोच रहा हूँ कि अपना वेजिटेरियन कोई कैप्सूल बन जाए। बहुत बार बनते हैं कोशिश किया, भैया, कभी बनते हैं ना, कैप्सूल तो बन मम्मी को गया, पता है, मम्मी तो लेती है। कैप्सूल तो बन गया, मगर उसकी लाइफ टेस्ट नहीं कर पाए कि भाई साल 2 साल रह पाए कि नहीं। हाँ चल जाता है, इतना चल जाता है। लगे हुए हम्म। हैं, हो जाएगा सक्सेसफुल। हाँ हाँ। जब आयुर्वेदिक दवाइयां भी कैप्सूल में जाएंगी और आयुर्वेद डिक्लेयर करके बेचेंगे तो लोग लेंगे। अरे पता है ये लोग क्या करते हैं, जो कंडे का होता है ना, ये लोग वहां पर जाके है ना, वो जो भी एक्सट्रैक्ट निकालते हैं या क्या करते हैं, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि कंडे की राख निकाल ली अपन ने, और वो जो राख है वो बनेगा, कार्बन का काम हो गया। और भैया आप अपनी माइक बंद कर दीजिए, जीवन भैया। तो ये कंडे का है ना, क्या करते हैं कि राख बना ली इन्होंने, और या बैम्बू की भी होती है, बैम्बू का क्या कहते हैं, कार्बन, बैम्बू कार्बन, और भी कुछ बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसका भी राख बना लिया, और वो डिटॉक्स करने के लिए चारकोल। यूज करते हैं। चारकोल, हाँ। चारकोल बैम्बू बनाते हैं। चारकोल, या इसका भी चारकोल बनता है गोबर का। और इसका चारकोल दिया जाता है डिटॉक्स करने के लिए, इसमें से जितने भी विषैले तत्व हैं अगर वो लिया जाए तो वो ग्रेजुअली निकलते हैं शरीर से, तो उसकी भी एक अपनी अलग ही कहानी है। और ये लोग कितना हम महंगा लोग जो है चारकोल गोबर का बेचते हैं। चारकोल बना करके उसका मंजन बनाते थे, काला मंजन। अच्छा हाँ, और काम ये करता पीस भी था। जाता है ना, क्योंकि आप बताओ, क्योंकि कार्बन का क्या क्या पोरस होता है, कार्बन का जो उसकी क्वालिटी है आपको भी पता है, पोरस होती है, तो वो सक कर लेता है जितना भी टॉक्सिन्स है। बॉडी पर भी लगाओगे, अगर फेस पैक्स आते हैं कार्बन वाले, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं बॉडी में, अंदर भी उसका ओरली आप ले रहे हो तो अंदर से जितने भी विषैले तत्व है वो अपने अंदर सोख लेगा और मलमूत्र के रास्ते से निकल जाएगा, तो उसका भी ये एक कहानी है मतलब। तो वो भी सही रहता है, मतलब उसका ओरल यूज और फिजिकल उसकी एप्लीकेशन, चाहे मंजन से करो चाहे फेस पैक में करो, तो वो अंदर से जितने भी हमारे पोर्स हैं अंदर फेस पर भी, तो वो सारा खींच लेता है टॉक्सिन्स को। अंदर से भी सेम ही काम है, तो उसका एक तो ये भी यूज है। वो बैम्बू भी मंगवाते होंगे, डैम श्योर है। तो इनका यही काम हो सकता है एक। एक एक चारकोल बनता है नारियल के खोल से,
हाँ बिल्कुल, वो भी, अब वो वो तो चारकोल जो है, किसी को ये कब्ज जितनी या भी वो जूस उसके वाली कंपनियां हैं, पुष्कर ये हो सब गया। उसी को डाल करके उसका रंग ठीक करते हैं। का हम्म। चारकोल जो है उसका एक काम होता है कि किसी भी चीज को जो कलर है वो कलर को वो हल्का कर देता है। और उसमें अगर पानी हो तो पानी को पूरा ही, जैसे पुराने जमाने में एक घड़े में कोयला रखते थे और एक घड़े में पत्थर रखते थे, एक घड़े में वो बालू रखते थे, रेत। इस तरह से पानी को छान करके वो लोग पीते थे। वो लोग सब बीमारियों, माने और जितने भी विषाणु होते हैं या जितने भी बायोलॉजिकल हो या केमिकल हो, वो सब इम्प्योरिटीज जो है उसमें क्लियर हो जाती थी। तो वो सिस्टम थे। चारकोल जो है बहुत काम में आता है। हम लोग देखते हैं एक्टिवेटेड कार्बन बोल करके यहाँ मार्केट में बिकता है। एक्टिवेटेड कार्बन, चारकोल कहते हैं उसे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं यही ना। धीरे धीरे याद आता है, वो क्या है कि पता तो सब है लेकिन धीरे धीरे लिंक बनता चला जाता है, बंदा एक सामने आ जाए ना बात करने के लिए, तो उसका बड़े यूजेस है माना। मेन तो पर्पस उसका यही है कि टॉक्सिन्स को पुल करना, विषैले तत्वों को बाहर निकालना। चाहे आप उसका फेस पैक लगा लो, चाहे आप जैसे भी यूज कर लो उसको, मुल्तानी मिट्टी में, बेसन में, चने के आटे में, मतलब या जैसे और भी चीजें होती हैं जिसमें भी आप दही में मिला के प्रोटीन पैक बना के लगाएं, तो बड़े अच्छे रिजल्ट है। या तो बाजार में भी आते 500-500 रुपए के तो पैक आ रहे हैं, जरा से बताओ, 550-600 के। तो जौ का भी एक्टिवेटेड, चावल बनता है, हाँ बहुत अच्छा रहता है जौ का। सही बात है। इसी से ही मैं यही कहूंगी कि यही अपन लोग जब करते हैं जौ का, और जो मतलब जितने छोटे छोटे अनाज हो गए, राई भी हो गई, या ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हो गई, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जब हम हवन करते हैं तो उसका भी असर ना बड़ा अच्छा होता है आसपास, बहुत बढ़िया असर होता है हमारे। एक तो ऑक्सीजन बहुत बढ़ जाती है, थोड़ा घी का भी करो आप, घी भी डालो उसमें प्योर, ऑक्सीजन भी बढ़िया बढ़ेगी, और नेगेटिव आपका जो भी ऑरा है घर में, एनर्जी है, वो निकल जाएगी। तो छोटा से छोटा, बारीक से बारीक सामान डालो तो उसका भी बहुत ही असर अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो ये सब हम लोग अगर करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि हमें, हमारी जो एनर्जी अगर ड्रेन हो चुकी है या आध्यात्मिक तौर पर हम लोग थोड़ा सा डिसअलाइन हो गए हैं, तो वापस आ जाएंगे हम लोग ट्रैक पे। बस एक कोशिश, शुरुआत करने की बात है, बाकी सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन ही है। तो हवन है तो उसका भी तरीका होता है कि देखिए इसी आप काम में तो दीदी लगी हुई है। दीदी, जी मेरा जो अंदाज है कि दीदी का नाम जो है बहुत हो जाएगा। जितने ये मरीज ठीक करती रहेंगी और जितना ये हम लोग प्रचार करते रहेंगे, एक टाइम आएगा अंग्रेजी डॉक्टर भी आकर के इनके पास सलाह लेंगे। क्योंकि मेरे पास एक मेरा ड्राइवर था, तो वो जो है पीलिया के मरीज को ठीक करता था। वो क्या करता था, क्या एक कोई जड़ी बूटी वो जानता था, और पानी में परात में पानी लेकर के उसमें चूना घोल देता था, और जिसको पीलिया होता था उसको उसमें हाथ डुबाने के लिए बोलता था, और जो जड़ी होता था वो उसके मुंह में दे देता, बोलता दांत के नीचे दबा के रखो। तो वो क्या क्या मुंह में मंत्र बोलता था, तो उससे 3 से 4 दिन में पीलिया पूरा ठीक हो जाता था, जॉन्डिस खत्म हो जाता था। ये मेरा देखा हुआ है। उसने 50 मरीज मेरे यहाँ रहते रहते ठीक, उनको टाइम दिया हुआ रहता था कि सवेरे 6 बजे आइए, बिना लेटरिन बाथरूम किए आइए, तो उससे वो ठीक करता था। तो जड़ी बूटी में बहुत दम है, जितना खोजो उतना पाओ। इसके तो अभी अभी डिस्कवरी बहुत बाकी है। बहुत कुछ था जो हम लोग अभी खोज ही नहीं पा रहे हैं, और वो सब खोज जब पूरी हो जाएगी तब एक कंप्लीट सिस्टम तैयार हो जाएगा, जिसके लिए दीदी कोशिश कर रही हैं। तो
मरीज जो है, जरूरी नहीं है कि आयुर्वेद में कोई महीनों सालों इलाज करना पड़े, दिनों में भी ठीक हो गए, तो होते भी है दीदी के पास आकर के। तो जब ये सब चीजें जो है, अब एलोपैथिक डॉक्टर भी आकर के इनके पास पूछेंगे, ये टाइम आने वाला है। अरे भैया आप देखो ना, जो एलोपैथी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें भी अब वो बन चुके हैं आयुर्वेदिक के और होम्योपैथिक के एक अलग से सेंटर, कि भाई जिसको जैसा इलाज करवाना है वो करवा लो। क्योंकि अब सरकार को भी समझना पड़ रहा है ना कि किसी को वैसा इलाज चाहिए तो वैसा दिया जाए उसे, जरूरी नहीं है वो एलोपैथी पर ही जाएगा। सरकार ने एक आयुष मंत्रालय बनाया है जो काफी काम कर रहा है। हाँ। दवाइयां भी उसके पास में हैं, आयुर्वेदिक की भी है, ये काउ थेरेपी की दवाइयां भी हैं उसके पास, और वो प्रचार भी कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कोई इस तरह का जैसे क्लिनिक वगैरह खोलना चाहे तो उसकी वो फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, और कहीं टेक्निकल पॉइंट में कोई अटका हो रिसर्च में तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं। कोशिश तो हो रही है धीरे धीरे, मगर टाइम लगेगा। हेलो। सही बात है। बोलिए। प्रणाम। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। वंदे मातरम। मैं गाय के घी के बारे में कुछ कहना चाहता था। बोलिए बोलिए। गाय का जो घी होता है ना, देसी गाय का घी होना चाहिए। तो उससे क्या है कि जिन माताओं बहनों को ज्यादा ब्लीडिंग की शिकायत होती है ना पीरियड के दौरान, तो उसमें वो बहुत काम करता है। सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ जी भैया हाँ जी, सुन। बोलिए बोलिए। तो उसमें क्या होता है, 1 कप पानी गर्म करना होता है और उसमें 1 चम्मच गाय का घी मिला करके जब पी लेते हैं ना, तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसकी वो शिकायत खत्म हो जाती है। बिल्कुल हम्म। सही और बोले। ये हमने लगभग 150 से 200 बहनों पर आजमाया हुआ है। उनको सिर्फ 10 मिनट में आराम मिल जाता है। बिल्कुल भैया, घी तो हम लोग बहुत बोलते हैं भाई कि आप हाँ लोग घी लें, रोज ही लें, क्योंकि घी से आपका जो स्निग्धता है शरीर में वो आएगी। और हमारा जैसे मशीन भी होती है, हमारी बॉडी भी मशीन के लेवल पे ही काम कर रही है ना, मशीनरी ही है अंदर से। जी तो जी जी। उसको ऑयलिंग तो करनी जरूरी है ना। ये लोग कहते हैं नहीं लो और ऊपर से रिफाइन खा लो तो वो और जाम हो जाए और बेकारी हो जाए, तो हम और लोग रिफाइन को ये बंद जो है ना, करवाते हैं। एलोपैथी में इस चीज का कोई इलाज ही नहीं है। जो सही कहा। मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है उनको, कई कई तो 15-15 दिन तक बैठी रहती हैं। तो हम्म। उनको अगर आप दे दोगे ना 1 चम्मच घी गर्म पानी के अंदर, देसी, लेकिन देसी घी होना चाहिए, देसी गाय का। हम्म। बाजार का जो काऊ घी कुछ आता है वो सब काम नहीं आता है। भैया कि आपकी क्या है, मतलब गौशाला है क्या मुकेश भाई? नहीं, हम तो वैसे किसान भी हैं, गांव में रहते हैं राजस्थान में, और रेडीमेड का काम है हमारा तो। लेकिन हम भी राजीव भाई से वगैरह जुड़े हुए हैं, पंचतत्व से हम्म। भी जुड़े हुए हैं। हम्म। पंचतत्व चिकित्सा भी करते हैं हम लोग, रजमणि जी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, वही जो रंग वाली चिकित्सा है, जो कौन से भैया है वो नहीं, करते हैं, उसमें नाम रंग भूल भी गए। होता है, दाने भी होते हैं, मैग्नेट वगैरह सब होते हैं उसमें, सब अलग अलग होते हैं। सिर्फ रंग से ही नहीं है, उसमें और भी बहुत कुछ है। ठीक है, समझ गए। जी। और वो गाय, एलोपैथी डॉक्टर देसी जैसे आप गाय का कहते घी हैं। तो महा औषधि है। बिल्कुल और बिल्कुल। दीदी भी अपने रोगियों को यही बोलती है कि अगर देसी गाय का घी खा सको तब तो आपका इलाज हो सकता है। जी बिल्कुल। एक महा औषधि है। और दूसरा जो दीदी बोल रही थी अग्निहोत्र का, ये जी अग्निहोत्र तो हजारों साल से परीक्षित है। बिल्कुल ये बिल्कुल। जहां पर हवन होगा, यज्ञ होगा, अग्निहोत्र होगा, वहां बिल्कुल का वातावरण तो बहुत शुद्ध रहेगा। तुरंत असर वहां करता है। विषाणु कीटाणु आ नहीं सकते, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीजन आजमाए भरपूर हुए। मात्रा में रहेगा। जैसे खेती में भी एक जो है ना, वो वेल जी भाई वो बताते हैं कि आप ये अग्निहोत्र करके उस
राख को खेत में मिलाओगे तो वो खेत भी पॉजिटिव एनर्जी वाला हो जाएगा और उसमें फसल भी होना शुरू हो जाती है। तो अग्निहोत्र बहुत काम करता है। पुरानी जो भी व्यवस्थाएं थी अपने ऋषि मुनियों की, वो सब बहुत सुंदर थी, लेकिन अब क्या है, बाजारवाद बहुत हेवी हो गया है और खेतों में भी बहुत एल्कलाइज हो गया है, पानी भी ऐसा हो गया है कि अब सब पूरा बिगड़ चुका है। कुछ सही होने में बहुत समय लगेगा और शायद ना भी हो, लेकिन कि उम्मीद भैया रखनी चाहिए। सही तो होने का समय ही तो आ रहा है, ये तो चक्कर है। इतने सारे कांड हो क्यों रहे हैं और होंगे और ज्यादा। इतना वो सारा तो हो समस्याएं रहे हैं, जो भी आएंगी वो इसीलिए लेकिन ही आएंगी कि सब सही होने के लिए ही आएंगी। कुछ मतलब वही है, अब डिस्ट्रक्शन के बाद मुश्किल मुश्किल क्या है कि पूरी जमीन पूरी सब यूरिया से, इन सब से बहुत खराब हो चुकी है। जमीन का पानी भी बहुत ही ऐसा हो चुका नीचे है आ कि फिर चुका आप है उसकी और कल्पना नहीं दूषित हो कर सकते। चुका है बहुत ही ज्यादा। उसका बिल्कुल पानी का बिल्कुल। स्तर नीचे हो चुका है। और अब आगे के सालों में पानी की भी बड़ी समस्या होने वाली है। कहते तो ये भी है कि हीरे की अंगूठी देकर भी पानी नहीं मिलेगा, तो नहीं, वो भी समस्या दिन होने का आएंगे। कारण कारण इसका माता जी यही है कि पानी क्या है, यूरिया होने के कारण जमीन के अंदर पानी सोख नहीं रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, जल स्तर नीचे नहीं जा पा रहा है, तो ऊपर का ऊपर ही सूखा जा रहा है पानी। बना दिया ना उन्होंने, रोडे बना दी हैं जो इससे हाँ, नीचे कहाँ से जाएगा, कच्ची जमीन से जाता है ना। नहीं कच्ची जमीन से ज्यादा, लेकिन कच्ची जमीन भी यहाँ जहाँ यूरिया यूज करते हैं किसान लोग, यूरिया डीएपी वगैरह, तो वहाँ की जमीन के अंदर छेद रही नहीं है, वो जमीन पानी सोख नहीं पा रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत जा रहा है पानी, लेकिन फिर भी पहले जितना पानी अंदर जा पा रहा था वो उतना नहीं जा पा रहा है। इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है और लोग पानी वेस्ट भी ज्यादा करते हैं, केमिकल कितना साबुन वगैरह वो लगाते हैं, ये है कितना पानी व्यर्थ करते हैं लोग, उसकी कल्पना नहीं है, इसलिए ऐसा हो हाँ, रहा है। सही है कि पोरस नहीं रह गई है मिट्टी, पहले पोरस थी। लेकिन हाँ, इसका भी ना इलाज होता है भैया। देखो केचुआ जो होता है, केचुआ खाद आप डालो और उसको करो, ट्रीट करना पड़ता है। देखो वही आजकल जो बड़े बड़े किसान हैं, हाँ, अब हम तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, मैं पूरे पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि जहाँ भी दिक्कत हो रही है वो सब इसीलिए हो रही है। अब किसान भी मेहनत नहीं करना चाहता ना अभी। देखो हाँ, कि पैसे वगैरह करना, ये करना, तो किसान को भी समय नहीं है, वो भी चाहता है कि जल्द से जल्द कमा लें, जल्द से जल्द खेती पका लें, कल जैसे बस लगा तो अपना आज आज दिख रहा है। आज ना लोग वो नहीं सोच रहे कि हम पीढ़ियों को, अपनी भविष्य को क्या देकर जा रहे हैं। आज कमा ले बिल्कुल। ये दिख रहा है, लेकिन कल वो जमीन लायक ही नहीं रह जाएगी किसी, वो नहीं दिख रहा है ना लोगों को। बस प्रॉब्लम बस ये यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो कुछ है लोग, लेकिन मुकेश देखो जी, मुकेश जी किसान है आप ना, जो तो यही मुकेश जी कहते हैं आप कि जो समस्या बता रहे हैं, जी ये समस्या के ऊपर में समाधान निकल आए हैं और इसका ऑलरेडी प्रचार भी हो रहा है। और अभी बहुत जगह ऑर्गेनिक खेती शुरू हो गई है, जैविक खेती शुरू हो गई है। बिल्कुल हो गई जरूरत है। ये हम है हमारे कि यहाँ हर पर भी किसान को कम से कम 4 गोवंश रखना चाहिए। बैल रखे, गाय रखे, जो भी रखे, 4 हमारे पास गोवंश भी रखे, तो उसका हमारे पास गो चार आधारित चार खेती गाय हैं। करे तो जी जी, उससे हमारे पास उसको 4 गाय हैं बचत भी और होगी। हम गाय की गोबर का ही डालते हैं। हमारे पास गायें रखी हुई है हमने, हम गायें वर्षों से रख रहे हैं। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर भी लोग उस गोबर को कैसे यूज करना है, उसको कैसे कंपोस्ट करना है, हमारे गांव में आप देखोगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जो गोबर से, अब गोबर का जो ऐसा होता है उसी को ऐसे ही डाल देते हैं खेत में, वो कुछ काम भी नहीं आता है क्योंकि वो सूख जाता है या फिर वो अंदर सड़ जाता है गर्मी के कारण। एक जगह इकट्ठा करते हैं ना, तो उसको कैसे काम करना है वो भी लोग कुछ लोग जानते हैं, फिर भी वो उनके पास समय नहीं या फिर कुछ नहीं है, ये ऐसा प्रॉब्लम हो देखिए, रहा इसके ऊपर में बहुत अनुसंधान हुआ है और बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। है। जी आप बोलेंगे तो मैं आपको 2-4 ग्रुप में अटैच कर दूंगा जो इस सब के प्रशिक्षण देते हैं और इसके बारे में नॉलेज देते हैं। खेती जी के जी लिए जीवामृत बना करके उसको अगर व्यवहार किया जाए, जीवामृत हाँ, जो हम है 7-8-10 दिन में ठीक हो जीवामृत, बन जाता है हम गोबर से। गोकृपा अमृतम जो है ना, गिर गौशाला वाला, वो हम लोग यूज करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है।
हाँ, जी तो देखिए आने वाले समय में आप जो बोल रहे हैं ना, शायद होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं जिस ऑर्गेनिक खेती में आपका उपज ज्यादा होगी और उसकी खर्चा कम होगा, तो कोई क्यों नहीं आएगा, सबको आना पड़ेगा, लालच के लिए आना पड़ेगा। बिल्कुल उसको वो तो ज्ञान नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है। अभी बहुत जगह गोष्ठी हो रही है, जगह जगह कई ग्रुप हाँ बने हुए हैं जो ऑलरेडी ये सब सर्विस दे रहे हैं, और कई भी गौशालाएं गवर्नमेंट भी भी जो है अपने यहाँ पर सेमिनार और ये सब कर रहे हैं, और कैंप भी लगा गौशाला रहे कर हैं, रही है अभी प्रशिक्षण दे रहे गवर्नमेंट भी। हैं। होगा, धीरे गवर्नमेंट भी धीरे ये सब काफी होगा, कोशिश कर रही है भाई, उनको आना लोग ही पड़ेगा। किसान। जी जी जी, गवर्नमेंट भी कर रही है भाई, आप जैविक खेती करो, ये करो, बहुत कुछ हो तो रहा है, लेकिन अभी क्या है, वो किसान जितने भी वो सब बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे जो युवा लोग हैं, वो सब बाहर भाग रहे हैं, सिटियों में भाग रहे हैं, कुछ कहीं भाग रहे हैं। तो वो लोग कुछ नया करना जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये हम लोग ले उनको जाएंगे नॉलेज ना देनी उन्हें पड़ेगी गाँव ना, बिना नॉलेज के तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। ये जी ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हम लोग सबको बताएंगे तभी तो होगा। और जितना लोग लगे हुए हैं इसमें, 4-5 ग्रुप ऐसे हैं जो इसी काम में ही लगे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को जगह जगह गांव गांव में जाकर के उनको समझा रहे हैं और कर रहे हैं, और यहाँ तक गारंटी दे रहे हैं कि आप जो उपज उपजाइएगा ऑर्गेनिक हाँ का, उसको हम उसका खरीदेंगे। बायर हम लोग हैं, हम लोग आपको गारंटी देते हैं, हम लोग खरीद लेंगे। आप खाली बिल्कुल, उगा। अगर ज्यादा रेट में बिके तो ठीक है, नहीं तो जो आप हमने रखा है वो रेट हम ले लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। हाँ, तो ये होगा, ये बढ़ता जाएगा, लालच में आएंगे ना। देखिए, खाद नहीं खरीदना पड़ेगा, कीटनाशक नहीं खरीदना पड़ेगा, तो कोई क्यों नहीं जी करेगा। जब तक बिल्कुल उसको नॉलेज नहीं है तब तक नहीं कर पा रहा है। सही है, सही है। नमिता दीदी, वंदे मातरम। माता जी को चरण स्पर्श। वंदे मातरम बच्चे, वंदे मातरम। बताओ हाँ, माता कैसे जी हो? मैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। मेरी बैक वापसी आवाज आ रही है, मैं दोबारा आता हूँ माता जी। मम्मी आप ना अपना माइक तो बंद करो ना। आप जब कोई और बोल रहा है तो अपना माइक बंद रखो। जी दीदी, बंद। अब आप आवाज आ रही है? हाँ आ रही। जी, हमारे सोनीपत में एक वैद होते थे मॉडल टाउन में, और मेरे एक अंकल है गोपाल मल्होत्रा जी, उन्होंने ये अनुभव मेरे को बताया था कि हमारे पिताजी बीमार हो गए, और मतलब मूर्छित कहते हैं ना जी, बेहोश हो जाते हैं, वो हो गए थे। तो उस समय डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य होते थे, हकीम होते थे। तो वो भागे भागे वो मॉडल टाउन वैद्य जी के पास आए कि हमारे पिताजी बहुत बीमार है और वे बेहोश हो गए हैं, और आप चल के उनको दवाई दीजिए। तो वे कहते थे कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं जा नहीं पाऊंगा, आप एक काम करो कि उनकी जो कमीज है वो उतार के ले आओ। तो वे भागे भागे गए, अपने पिताजी की कमीज उतारी, दूसरे कपड़े पहनाए, भागे भागे आए और वैद्य जी को उनको कमीज दी। तो वैद्य जी ने वो कमीज सूंघने के बाद बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, और ये पुड़िया दे दी उनको बना के देसी दवाई की, कि ये दे देना आप सुबह दोपहर शाम। और 3 पुड़िया से ही वो कह रहे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो गए। तो ऐसे ऐसे वैद्य होते थे पहले उसमें, जो ठीक हो जाते थे। बिल्कुल भैया बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारा बहुत ही सोची समझी साजिशों के तहत सारा ज्ञान डुबोया गया है। अब भी जागो, क्योंकि वहां आपको स्वास्थ्य मिलना नहीं है किसी कीमत पे भी। सब कुछ लगा दो, उनको डकार नहीं आएगी, तुमको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। जागो। बाकी सुशील बच्चे, तुम वो जो मैंने अभी
आयुर्वेद महाविद्या का लेख भेजा है एक, उसको पढ़ा? नहीं माता जी, अभी नहीं पढ़ा मैंने, पर मैं पढ़ूंगा, जैसे आपने बताया तो मैं जरूर पढ़ूंगा। बहुत गर्मा गर्म बहस हुई वहां पे। मैंने पढ़ा है उन्होंने, उसको, हाँ जी, मैंने पढ़ा है। इतना कुछ नहीं है जितना वो लोग लिख रहे हैं। ये मात्र गाय का घी नाक में डालने से भी ये ज्यादा सिर दुखता है ना, वो सही हो जाता है 10 से 15 दिन के अंदर, और कई लोगों का हुआ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो, मैं सूंघने की एक दवा देती हूँ, उससे तो 1 आध 2 मिनट में ही 10-20 साल पुराना सर दर्द चला जाता है। और ये बिल्कुल डरा डरा के अपनी दुकानें चला रहे हैं और इतना हवा करते हैं कि आयुर्वेद महाविद्या जैसे कोई वैद्य है ही नहीं। जी। नहीं, और ये आयुर्वेद के बड़ी नाम पर भी विचित्र अब, विडंबना है। आयुर्वेद के नाम पर भी अब बहुत कुछ फ्रॉड चल रहा है, बहुत कुछ दुकान चल रही है, और क्या से क्या कर रहे हैं दवाई के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चल रहा है। तो आप अपना, जो मेरे रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी है उसमें वात पित्त कफ के बारे में बताया गया है। रोज का रोज आप वात पित्त कफ अपना सम करो, क्योंकि आज आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। जहां तक मैं समझती हूँ 99% लोगों को नाड़ी वैद्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो वात पित्त कफ देखते थे और 2-4 पुड़िया दे देते थे और 1 आध 2 दिन में हम ठीक हो जाते थे, वो वैद्य आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए सही तरीका यही है, आप लोग वात पित्त कफ वाले ऑडियो सुनो और उस हिसाब से अपनी दिनचर्या रखो। रोज वात पित्त कफ शठरस सम करो, सप्त धातु अपने आप सम हो जाएंगे। खान पान सुधारो, स्निग्धता लो तो तृप्ति महसूस होगी, तो फालतू खा नहीं सकोगे। तो आप थोड़ा सा बदलाव लाओ तो कभी रोगी नहीं होगे। तो वैसे तो 100 से ज्यादा बताया गया कि ऑडियो वीडियो हो चुके हैं, तो आप सब देखो, क्योंकि एक के साथ एक सब जुड़े हुए हैं। केवल एक हाथ से आप नहीं समझ पाओगे, सारे सुनो। आपके लिए ही इतना कुछ मेहनत की गई है, तो बहुत काम आएगा आप लोगों को। थोड़ा जागो, बाकी तो स्वास्थ्य नहीं मिलना। क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने हमारे पोषक तत्व घटाए, केमिकल और यूरिया डाल के हमारे पोषक तत्व हमारे खाद्य पदार्थों में से निकाले। फिर उनके बदले उन्होंने सप्लीमेंट देना चालू किए। फिर वो सप्लीमेंट भी अंदर स्टॉक, ये ध्यान रखना, हमारे शरीर को नहीं मालूम कि विटामिन ए बी सी डी जो भी दे रहे हैं सप्लीमेंट, वो शरीर को कहाँ रखना है। वो अंग प्रत्यंग पर स्टोर होते रहते हैं और हमारा अंग प्रत्यंग शिथिल होता रहता है। और जो हमारे खाद्य पदार्थों से हमें मिलते हैं ओरिजिनल पोषक तत्व, भगवान ने उन्हीं पोषक तत्वों के हिसाब से, जो भगवान ने हमें दी हैं चीजें, हमारा शरीर की रचना की है। तो ये आर्टिफिशियल सप्लीमेंट काम नहीं करेंगे। तो कोशिश करो, जमीन पे आओ, अच्छे से अच्छा देसी तरीके से उगाओ और खाओ और सेहत पाओ, और कोशिश करो औरों को भी जगाओ। और सारे बिल्कुल। ऑडियो वीडियो देखोगे, समझोगे, आपको किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी का सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। आप लोग अपना कुछ अनुभव भी बता सकते हैं, जो जिसने देखा हो हकीमों का, वैद्यों का, कि किस तरीके से उन्होंने इलाज किया कारगर तरीके से, और या फिर कोई भी अच्छा अनुभव हो सेहत से रिलेटेड, तो बता सकते हैं। वंदे मातरम। वंदे मैं मातरम।
इसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि देसी खांड बनती है, किसी को कोई पूरा प्रोसीजर पता हो तो वो शेयर कर सकता है, क्योंकि देसी खांड बनाने का तरीका बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ किसी को नॉलेज हो पूरी तरह अच्छी तो बताए तो अच्छा रहेगा। ये एक बार आपने बताया था ना शायद से ग्रुप में, आपने ग्रुप में मैंने बताया बताया था। था, पर वो प्रॉपर जो तरीके से बताना होता है ना, वो नहीं मैं बता पाया। बाकी कोई और मेरे से भी सीनियर कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। देखिए ऐसा है, ये देसी खांड जो बोल रहे हैं खंडसारी, ये घर में नहीं बन सकती, क्योंकि गन्ने का रस निकालना पड़ता है, उसकी मशीन तो आपके घर में नहीं होगी। फिर उसको कढ़ाई में जो है पकाना पड़ता है, वो भी आपके पास नहीं होगी। तो ये सब जो है फैक्ट्रियों में ही या किसानों के यहाँ पर ही व्यवस्था है कि वो लोग अपना खंडसारी गुड़ दोनों बनाते हैं। अब आप सिस्टम जानना चाहते हैं नॉलेज के लिए तो बता देता हूँ। गन्ने का रस को निकाल करके उसको फिल्टर कर लिया जाता है किसी भी मोटा कपड़ा में। वैसे तो वो लोग तो मशीनों से फिल्टर करते हैं, वो उसको मोटा कपड़ा से आप छान लीजिए और उसके बाद में उस सोल्यूशन को आप पकाइए। गुड़ बनाने के लिए तो उसको बहुत पकाना पड़ता है, उसका पानी ज्यादा खत्म करना पड़ता है, मगर खंडसारी के लिए आपको उससे आधा पकाना पड़ता है। और पका करके एक दूसरा कढ़ाई में डालिएगा और वहां उसको हिलाते जाइए। मैंने उसको आपको जल्दी ठंडा करना है, वो क्विक कूलिंग से वो खंडसारी बनेगी, और नहीं तो वो गुड़ का ढेली जैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो वो जो है, जो एक्सपर्ट है, जो जानते हैं, वो पहचानते हैं कि कौन टाइम में हमको अब कढ़ाई में से ये निकाल लेना चाहिए। ज्यादातर तो लोग गुड़ ही बना लेते हैं, किसान लोग। खंडसारी जो लोग बनाते हैं उन लोग को जो उनको उसका आइडिया हो गया है, ज्ञान हो गया है करते करते से, मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि उसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, कम गाढ़ा करके ही उसको दूसरी कढ़ाई में डाल करके उसको हिलाते रहना है जब तक वो ठंडा नहीं हो जाए। वो ठंडा हो जाएगा तो खंडसारी होगी। बहुत बढ़िया है। बाकी ये सवाल नैनो डायनो ग्रुप में भी बनता है, देखो मैंने तो खुद, हम लोग जहाँ से लेते हैं तो वो बताते हैं नैनो टेक्निक से तो मिश्री भी बनती है और ये भी बनता है। हाँ, मिश्री के लिए तो देखा था मैंने, टीन के डब्बे थे, उसमें छेद कर दिए थे और स्टॉपर्स लगा दिए थे बाहर से, और अंदर से धागे जो होते हैं मिश्री के धागे जो लगा दिए थे, और वो उसमें ही पता नहीं क्या करेंगे कि वो क्रिस्टल्स ज्वाइन हो जाते हैं, फिर उस पर आ जाते हैं जो क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो मिश्री बन जाती है। और फिर उसी से ही वो लोग पीस के समथिंग खांड भी बना देते थे। तो नैनो टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज होती है, वो भैया बता रहे थे, क्योंकि हम लोग वहीं से मंगवाते हैं अपनी खांड, क्योंकि चीनी तो हम खाते नहीं है। तो हम उनकी प्लांट पर गए थे एक बार, वहां पर ही पंचक्की भी लगी है, तो वो भी देखी हमने कि कैसे पंचक्की पर आटा पिसता है, और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी निकलता है उनका। और वही उनके बर्तन धुल रहे थे, टीन ऊपर से लंबाई में काट दिया गया था, और उसमें लंबाई में से मतलब धागे धागे क्रिस क्रॉस करके लगे पड़े थे, या सीधे सीधे लगे थे, मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो वही बता रहे थे कि इसमें हम लोग डालते हैं वो रस, और इसमें फिर वो ज्वाइन हो जाते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है ये। और उनको भी बड़ा ज्ञान है, मैं उनसे बोलूंगी एक बार अगर वो आए और यहाँ पर दें, अगर बाई चांस कभी भी दें, किसी भी समय आके दें, तो आप लोग कृपया ज्वाइन करें। बाई चांस मान जाए ना तो आप लोग वाकई में खुश हो जाएंगे सब लोग। ऐसा है, मिश्री जो है वो चीनी के प्रोसेस में आधा रास्ता में बनती है। जैसे हम लोग खंडसारी या गन्ने का जूस जब ले लिए तो चीनी मिल वाले क्या करते हैं, उसका रंग काटने के लिए कुछ केमिकल मिलाते हैं। कुछ लोग तो सल्फर भी यूज करते हैं, और कुछ लोग जो है उसको एक्टिवेटेड कार्बन से उसका रंग काट देते हैं। और भी केमिकल बहुत है जो लोग यूज करते हैं।
उससे गन्ने के रस का जो रंग होता है वो रस जो है पूरा खत्म हो जाता है, वो वाटर वाइट हो जाता है। उसको फिर हम लोग जब गर्म करते हैं, गर्म करके और बड़े बड़े क्रिस्टलाइजर रहते हैं उसमें डाल करके उसको रेगुलर स्टरिंग होती है, माने रेगुलर हिलाना होता है। हिलाने से वो जो है चीनी का दाना बनता है। और अगर हमको मिश्री बनानी है तो उसी रस को, उसका रंग क्लियर करके हम लोग ड्रमों में या छोटे छोटे बर्तनों में डाल करके और धागा लटका देंगे। वो क्या करते हैं, ऊपर से कुछ पाइप या कुछ डंडा जैसे कुछ रख करके धागे जो है लटका देते हैं। एक एक धागे में नीचे में मिश्री का छोटा सा टुकड़ा बांध देते हैं ताकि वो झूला रहे, ऊपर में नहीं तैर जाए। तो लटके रहते हैं धागे जो है, उसमें 10, 15, 20 धागे एक ड्रम में लटका देते हैं और उसको चारों तरफ से ढक देते हैं। वो जब धीरे धीरे ठंडा होता है, कोई भी चीज क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है कि जो चीज धीरे धीरे ठंडा होगा वो मोटा मोटा क्रिस्टल होता जाएगा। क्विक कूलिंग से वो पाउडर होता है या दाना बनता है, मगर स्लो कूलिंग से ये उसको रख देते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। उसमें वो धागे को पकड़ करके वो क्रिस्टल जो है मोटा मोटा होता जाता है, वही मोटा मोटा मिश्री बन जाता है। कई लोग चीनी को गला करके भी मिश्री बनाते हैं। तो ज्यादातर चीनी को लेकर के ही मिश्री बनाते हैं, मगर मिश्री जो है चीनी से ज्यादा बढ़िया मानी जाती है, इसलिए कि चीनी में जो है पूरा का पूरा चीनी बन जाता है जूस का, मगर मिश्री में जो है क्रिस्टल जो होगा उसके अलावा में उसका लीकर जो है उसमें रह जाएगा, उसमें मदर लीकर रह जाता है। तो जिसमें इसमें जितनी भी इम्प्योरिटी होती है ना, वो इम्प्योरिटी वो लीकर में चली जाती है। मिश्री जो है एक तरह से प्योर हो गया। तो इस तरह से मिश्री बनाते हैं। मिश्री घर में भी बनाई जा सकती है अगर कोई चाहे तो। और जो आप कह रहे हैं ना ड्रम में लटका देते हैं वो, लेकिन हमने तो ये देखा है कि वो जैसे जो टीन होते हैं ऑयल वाले, तो वो ऊपर से खुलता है, लेकिन वो मतलब लंबाई में रख दिया उसे, और ऊपर से उसका एक पार्ट ऊपर से साइड काट दिया, और दोनों तरफ से जैसे क्या होते हैं स्टॉपर से होते हैं, बटन से जैसे होते हैं क्या, उसको उससे रोका हुआ है और धागे लगे हुए हैं। एक तरफ से एक स्टॉपर और दूसरी तरफ से लंबाई में दूसरा स्टॉपर, और वो धागे लटके पड़े हैं इतने सारे, मतलब लंबाई में ही, मतलब एक साइड से फिर दूसरा पैरेलल दूसरी साइड से। तो बहुत बढ़िया तरीके से वो भी हमने देखा था। मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं फोटो खींच के लाती वहां वो हर धागे में आप छोटा सा मिश्री का टुकड़ा बांध दीजिए ताकि उसके वजन से वो लटका रहे, नहीं तो जैसे ही उसमें सोल्यूशन डालेंगे ना वो ऊपर तैर आएगा। एलम का भी ये भी प्रॉपर्टीज टेक्निक है। निकालने के लिए, हाँ पानी में ऐसे ही किया जाता है ना, एलम लटका दिया तो वो और खट्टा हो जाता है सारा। वो सॉल्ट सीधा लटका रहे उसके लिए वो तरीका है कि मिश्री का छोटा सा टुकड़ा बांध दीजिए। हम लोग भी कई तरह के केमिकल बनाते हैं जो बाजार में लोग बोलते हैं इसको मोटा होना चाहिए। जैसे हम लोग शोरा बनाते हैं जो पटाखा में लगता है, तो वो जितना मोटा होगा, बड़ा साइज का होगा, उसको लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। कारण क्या है, महीन पाउडर होने से वो लोग डाउट करते हैं कि इसमें शायद नमक नहीं मिला दिया हो। हालांकि 5 रुपए किलो ज्यादा दाम देने के लिए तैयार रहते हैं, मगर वो उनको मोटा चाहिए। वो बोलते हैं हमारे बाप दादा मोटा व्यवहार करते थे, मोटा ही बना करके दीजिए। जबकि हम लोग उनको प्योर पाउडर 5 रुपए किलो सस्ता में देना चाहते हैं, तो उसमें वो राजी नहीं। तो मतलब ये है, टेक्निक ये है कि आप जितना स्लो कूलिंग करिएगा, उसको ढक दीजिएगा तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा। 2 दिन शायद 48 घंटा भी लग जाए। तो हम लोग उसमें क्या है ना, वो टेम्परेचर मीटर हम लोग के पास रहते हैं, हम लोग लटका करके उसमें देख लेते हैं कि कितना टेम्परेचर अंदर में हुआ। बाहर में मान लीजिए 20 या 25 डिग्री टेम्परेचर है, जब वो 25-26 में आ जाएगा तब हम लोग उसको खोल करके उसको निकाल। सही है। वैसे मैंने कहीं सुना था कि जितना मोटा दाना होगा मिश्री का, उसको उतना हार्ड करने के लिए ज्यादा केमिकल डाला जाता है। ये बात कहाँ तक सत्य है?
ये तो भाई को जी इनवाइट करेंगे, वो बताएंगे अपने को। उनको इनवाइट करना पड़ेगा, क्या नाम है, जो वो ये देसी खांड वाले हैं भाई अपने गाजियाबाद वाले। मैं सोच रही हूँ कि अगर वो मान जाएं, वो जिस भी समय माने, सुबह 7 बजे माने, शाम को 7 बजे माने, वो बिजी तो हद मचा के हैं। प्लांट है उनका एकड़ों में, तो वो बंदा जो जमीन से जुड़ा हुआ है, किसान है और ये प्रोडक्शन में है ना, वो तो बहुत बिजी रहता है भाई, उसके पास तो टाइम नहीं है। लेकिन मैं स्टिल उनको ना, उससे भी रिलेटेड, हवन से, विमानों से रिलेटेड बड़ी अच्छी जानकारी है। जब वो बोलते हैं तो हम तो सुन ही पाते हैं, कैच तो हो नहीं पाता, अंदर भीड़ हो जाता है, लेकिन शब्दों में नहीं बता पाते। तो मैं चाहती हूँ कि वो आए, तो एक बार उनका रिकॉर्ड भी हो जाएगा ना सेशन, तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा बताते हैं वो। वहां पर अपन लोग सब अपने डाउट रखें, और मैं लिख दूंगी अगर बाई चांस वो आ गए। वो वैसे मुश्किल है कि वो देसी खांड वाले भाई साहब जो हैं वो आ रहे हैं, जो किसान भाई साहब हैं। और तो सब लोग जो भी टाइम हो, सुबह 7 बजे दें, रात के 11 बजे दें, तो भाई सब लोगों से निवेदन है, प्लीज आप आ जाना माने। वो आप लोग सच में उनकी बात सुनकर ना, आपने कहीं पर भी ऐसा सेशन लिया नहीं होगा। आप लोग भी 10 तरीके के ग्रुप में होंगे, लेकिन बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, फिर वो आ गए ना, तो आप लोग खुश हो जाओगे, बस मंत्र मुग्ध हो जाओगे। नॉलेज एक्चुअली में ना, जो भाई है ना देसी खांड वाले, सचिन अग्रवाल है शायद से नाम उनका, तो वो ना यूएस में थे, कुछ यूएस की अपनी जॉब छोड़कर आए हैं। अच्छी एजुकेशन है कि नहीं साहब, अब मुझे अपनी मिट्टी से ही जुड़ना है। और उन्होंने अपना प्लांट लगाया जिसमें वो कुछ तेल भी निकालते हैं, देसी खांड, गुड़, और पंचक्की का अपना आटा भी देते हैं लोगों को। करीबन वो कोरियर वगैरह लगा के 68-70 रुपीज पर केजी पड़ जाता है आटा उनका। उनकी चीजें थोड़ी बस कॉस्टली हैं, और वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी वो यूज करेंगे, शब्द ज्यादा। तो बड़ा मजा आएगा सुनने में, सीरियसली, मतलब उनका ज्ञान ऐसा है कि उस पार का भी है जो मॉडर्न एजुकेशन वाला है, और उस पार का भी है, क्योंकि उन्होंने अब तो वो बिल्कुल जैसे ना रामदेव जैसे उन्होंने दाढ़ी बना ली है, बाबा जैसे रहते हैं, तो वो क्योंकि उनके पास जो भी है उनका, मुझे नहीं पता क्या बात है वो रीजन, लेकिन नॉलेज उनको दोनों तरफ की, एक्सट्रीम एंड की, दोनों की नॉलेज है, तो वो एक अलग ही लेवल के बंदे हैं मतलब। से बात करती हूँ 2-4 दिन में उनसे, बात करूंगी भी। देखिए, जो प्रैक्टिकल काम से जुड़ा हुआ है उसका अनुभव बहुत बढ़िया रहता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता है। अरे वही तो, उन्होंने ना हवन के लिए भी बहुत अच्छा बताया हुआ है, वो बड़ा अच्छा बताते हैं। मैं उनको ना आज कल में ही बात करके आपको कल सबको बताऊंगी मैं, कि उन्होंने क्या बताया। शाम को जब सेशन होगा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, कि वो माने नहीं माने, तो देखते हैं। लेकिन वो आ गए ना, अगर आधा पौना घंटा भी आ गए ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा माना। मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही उनके ज्यादा समय की, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं। उनके यहाँ लेबर भी इतनी लगी रहती है, और वो थोड़ा कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं, तो मैं बता दूंगी कल आप लोगों को। एक बात है, जितने ज्ञानवान होंगे ना, उतने आर्टिफिशियल जीवन नहीं जिएंगे, ओरिजिनल जिएंगे। ये ध्यान रख। आज हम आर्टिफिशियल जीवन में उलझे हुए हैं, वो ओरिजिनल जीवन जिएंगे, और आनंद ओरिजिनल जीवन जीने में है। जैसे चल रहा है चलने दो, जैसे ईश्वर कर रहा है करने दो। हम तो जैसे आर्टिफिशियल चिंतित हो बिल्कुल भी नहीं, जाते हैं, हम तो चिंतित हो जाते हैं प्रकृति से। ना, कि आगे समय ऐसा आने वाला है भैया, क्या होगा। अरे जब अभी हमने हल निकाल लिया इन सब चीजों का, वैक्सीन का हल निकाल लिया, इसका हल निकाल लिया, हम आगे भी निकाल लेंगे हल। चिंता की क्या बात है, जैसा समय होगा तब की तब देखेंगे। सच में बड़ा सही बोलता है वो भी। तब की तभी देखेंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई दुनिया भागे नहीं जा रही है, जब होगा तब देखेंगे जैसा होगा। लेकिन दीदी ऐसा बात हम लोग देखने में आता है प्रैक्टिकल, कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जो है घर से भागते हैं लोग। हाँ, और लॉकडाउन लगा हो तो घर में ही रहना है। एक इमेज देखी थी मैंने, बड़ी बढ़िया थी।
कि भूकंप आ रहा है तो उसमें से लोग भाग रहे हैं, और लॉकडाउन लगा है तो लोग वापस भाग रहे हैं, और दोनों सिचुएशन कहते साथ हैं में तो बड़ा मजा कहते है। भी हैं कि नहीं हमको मौत से डर नहीं होता, लेकिन देखिएगा हम तो इधर लाइन बाजार में डॉक्टर सब का लंबी लाइन लगी रहती है वहां पर देखे भूकंप में क्या किया एक मरीज अपना जो है वो पानी जो चढ़ता है ना वो, तो वो जो क्या किया दोनों हाथ से पकड़ करके बाहर निकला था भूकंप में। अच्छा। वो अपना जो है बेड छोड़ करके बाहर निकला। उसको कौन सा ताकत उसको वहां से यहाँ लेके आया, ऐसे तो पड़ा हुआ था भूकंप सही से बात पहले। है। बिल्कुल। अरे जान सबको प्यारी होती है भाई। मेन चीज है, मृत्यु तो निश्चित है और यही सत्य है। जिंदगी का अंत तो मृत्यु ही है, मगर उसके लिए कोई तैयार नहीं होता है। जो तैयार होते हैं सन्यासी लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग हमेशा तैयार हैं। तो ये भी फर्क पड़ता है कि माने जिसकी तैयारी नहीं होती है तो वो डर के भागता है, भूकंप हो चाहे बाढ़ हो, वो भागता है। भागना भी पड़ेगा, वो चाहता है कुछ दिन और जी ले, उपाय नहीं है। हम्म। मगर मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये तो आनी ही है। हम परम लोग को तो सत्य। ऐसा ऐसे इस जीवन व्यतीत करना चाहिए जैसे कल हम मर जाएंगे। जो करना है आज। अच्छा काम आज कर लो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कल फिर ये सोचो कि आज कर लो। सही बात है, इसमें और कुछ नहीं। दो फायदे होते हैं। एक तो मृत्यु के डर से अपने से गलत काम होते नहीं है, और दूसरे अपने को जब अपने मुंह छोड़ देते हैं या विल वगैरह लिख देते हैं, जिसको जो बांटना होता है बांट देते हैं, जिसका देना होता है दे देते हैं, तब बहुत शांति मिलती है और तब जिंदगी भी लंबी हो जाती है। क्योंकि मानसिक अवस्था से जो है आयु का बहुत फर्क पड़ता है। जितनी मानसिक शांति होगी उतनी आयु लंबी होगी, और उस समय भगवान का स्मरण भी लोग करने लगते हैं तो उसका भी फर्क पड़ जाता है। हम्म। पता है यही है ना, आजकल अपना ध्यान बड़ा भटक गया है। पता नहीं किसी संत के या किसी 10वीं जो 10 पातशाहियां हैं उनमें से किसी की एक कहानी है कि उनका कोई भक्त था, वो उसको ना एक नोट दिया गया था पैसा कुछ, तो कि ये तू संभाल, माना कुछ कलदार कॉइन या कुछ नोट, कुछ करेंसी थी सोने की या कागज की, मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा प्रॉपर। तो उन्होंने कहा था कि इसको संभाल के रखना, ये मैं तेरे से लूंगा। और उसको कोई मोह नहीं था पैसे का जिसको दिया गया था। तो उसको वो यही पूछता था कि आजकल है ना ध्यान क्यों नहीं लगता, वो प्रश्न करता था कि लोगों का ध्यान क्यों नहीं लगता है, मतलब मेडिटेशन में, अध्यात्म में, नाम जपने में, बार बार बोलता था। तो उसको एक कॉइन दिया गया कि तू इसको संभालना है और अपने पास रखना है, तेरे को जब भी तू जहां रहेगा वो पास में ही रखना है। तो वो एक बार तालाब में या कहीं नदी में नहाने गया तो उसने पेड़ के नीचे कहीं छुपा के रखा कि कोई ले ना ले, और उसका है ना नहाते नहाते पूरा ध्यान वही कि मेरी चीज को कोई ऐसा ना कर दे, मेरा वो कॉइन को कोई वैसे नहीं कर दे, मतलब सही रहे। तो उसका ध्यान ही भटक गया, वरना वो नहाते टाइम भी कोई ना कोई जप करता था। तो वो बड़ा परेशान हो गया, उसने कुछ दिन तो संभाला, उसने फिर वापस किया गुरुजी को कि गुरुजी ये मेरे से तो नहीं होगा काम, कि मैं नहीं संभाल सकता इसको। तो कहते हैं क्यों? तो देखिए मतलब मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता है इसमें, कि मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा है, मैं तो बस यही सोचता रहता हूँ कि मेरा ये पैसा कहाँ है और सेफ है कि नहीं है, कोई कहीं खो ना जाए। तो वो कहते हैं तो फिर तुम मुझसे जो बार बार पूछते हो कि ये आजकल लोगों का ध्यान क्यों नहीं लगता, तो तुम्हारे को तो एक मैंने ये दिया तो तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा, और लोगों के पास तो इतना उन्होंने अपना ध्यान बांट लिया अलग अलग चीजों में, संपत्ति अपना कुछ ना कुछ खरीद खरीद कर, तो उनका ध्यान कैसे लगेगा? तो कहते सही बात है। तो वो कहते कि जितना हो सके, मतलब इसी तरीके से जियो कि बंजारों जैसी जिंदगी गुजारो, कि आज हो कल नहीं हो, तो ये सामान का क्या होगा फिर? आपका कितना ही सामान ऐसा है कि आप उसका क्या करोगे? फेंक देंगे घर वाले। तो ज्यादा सामान में नहीं रहना है, कम से कम में रहना है। तो कहते सही बोला। तो उन्होंने कहा यही है कि लोगों ने अपना ध्यान ही बांट लिया अलग अलग चीजों में।
जी वंदे मातरम। ऐसी एक कथा शास्त्रों में भी आती है कि जी बोलिए। नारद जी को घमंड हो गया था, तो विष्णु जी ने उसको बोला कि तुम तो बहुत मेरा भक्त है, तो मैं तेरे को एक काम देता हूं, तू कर सकेगा? बोले बोलिए। उन्होंने एक कटोरा तेल का भर करके पूरा उनके हाथ में पकड़ा दिया। बोलते हैं एक जो है ना, तुम एक काम कर, ये पृथ्वी लोक का एक चक्कर लगा करके आ। अब नारद जी जो है, उनके पास तो हवा में उड़ने का और सब विद्या थी, तो उसको लेकर के अपना पृथ्वी का चक्कर लगा करके आ गए। तो जब आ गए तो विष्णु जी ने पूछा कि तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? बोलता है आपने तो काम दिया था तेल नहीं गिर जाए, तो उसके लिए। तो बोलते हैं तो यही बात है, सब दुनिया में सब मोह माया में पड़ा हुआ है। जब जरूरत होती है तो अपने काम में लग जाता है, और नहीं जब कुछ मांगना होता है तो नारायण नारायण करने लगते हैं। तुम दिन भर नारायण नारायण करते हो और तुम जो है इस काम में भूल गए मेरे को। तो तब उन्होंने बोला कि आपने मेरे को ज्ञान दिया है, इसका मैं आगे से ख्याल रखूंगा। तो ये होता है, हम लोग किसी चीज में अटक जाते हैं। नहीं, अब जो बूढ़ा ध्यान आदमी है, घर में नाती हो गया, तो अब नाती के प्रति उसका मोह माया हो गया, उसको हर तरह का सुविधा कितना कैसे खुश रखा जा सकता है उसी में लगा रहता है। कहाँ वो भगवान की तरफ ध्यान जाता है? कुछ ना कुछ मोह माया ये भी ईश्वर ही भेजता है परीक्षा लेने के लिए, कि भाई देखें तुम्हारे पास मेरे लिए समय है कि नहीं। वही मैं बोलता हूँ, सब चीज से निपट करके फ्री होकर के ही जो शांति मिलती है उसी में ही आनंद है। और जहां तक कोई भी हमको लालच रहेगा कि थोड़ा पैसा और कमा ले, थोड़ा दोस्त और बना ले, थोड़ा आनंद और ले ले, दुबई नहीं देखा दुबई देख लें, सिंगापुर देख लें, तो सब में तो जिंदगी बीत जाती है। इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती है। हम लोग को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। जितनी आप इच्छा पूर्ण करते हो उसके ज्यादा और आ जाती है मन में, क्योंकि मन जो है बहुत शांति चंचल है किनको चाहिए? और उसको दुनिया भर का लालच है। तो ये सब चीजें शांति बहुत है। किनको चाहिए? जितना मनुष्य त्याग कर सके, जितना ईश्वर की तरफ ध्यान दे सके, कोई जरूरी नहीं है आप ऊंचा ऊंचा में जो है सिमरन करो, ये करो, अपने मन में ही कर लो, मगर करो, हाँ उधर भैया, ध्यान उधर रखो। भैया मैं एक बात पूछना चाह रहा था। कह रहा था ध्यान मतलब किनको कर, मतलब अभी जो आपने बोला कि शांति, तो शांति किसको चाहिए? नहीं हेलो। बात हो रही थी, किसी ने कहा कि जैसे भूकंप आता है तो लोग घर से छोड़ करके भाग लेते हैं, वहां से बात शुरू हुई थी। तो मैंने लोगों को मौत का कितना डर है उसी को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि ये मृत्यु का डर इसीलिए रहता है क्योंकि हम लोग की इच्छाएं बहुत बाकी हैं, और इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं है। जितनी हम लोग पूर्ण करते हैं उतनी और आ जाती है। अब ये चीज का नया मॉडल आ गया, वो खरीदना है। अब फलानी चीज नई आ गई बाजार में, वो लेनी है। तो ये सब चीज में हम लोग जो है अटक के रहते हैं और उसी में भटके रहते हैं। तो शांति कहाँ से मिलेगी? जब तक वो चीज लेंगे नहीं तब तक मन में अशांति रहेगी, टेंशन रहेगी। लेकिन और जितना वो भी सारा बात काम हो गया पूरा तो ठीक है, और तब तक जो है कोई दूसरा चीज आ जाएगी। अभी फ्रिज आ गया दूसरा डिजाइन का, वो और नया टेक्नोलॉजी का आ गया, वो लेना है। ये घर गृहस्थी में ऐसा होता है। तो उसी में मैं बोल रहा हूं कि अपने कुछ भी करे, मगर अपने को अपने इष्ट देव का, जिसको भी हम लोग मानते हैं, उसका स्मरण जो है जरूर करना चाहिए। उसका पूजा पाठ जितना हो सके करें, सवेरे करें, रात को करें, जब भी करें। उधर में उतना ही ध्यान रखिए जितना आप अपनी इच्छा पूर्ण करने में लगा। ये मैं बोलना चाहता था। जी जी जी।
वही तो कहते हैं कि एक संत निकल रहे थे कि मैं सिमरन करूंगा जब ये क्या कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है। एक संत ने ना एक अपने भक्त से बात करी, कोई भी आया था उनके पास आम जनता कि ये परेशानी है वो परेशानी है, तो वो कहते हैं कि भाई नाम जपो, यही है। वो कहते हैं आप सबके लिए कहते हो नाम जपो नाम जपो, अभी मेरी इतनी जिम्मेदारियां हैं और मैं कैसे नाम जपूं। तो वो एक बार जा रहे होते हैं, रास्ते में एक नदी पड़ती है, तो वो ठहर जाते हैं, कहते हैं कि चल तू अपन लोग चलते हैं कहीं एक जगह। रास्ते में नदी पड़ती है, तो वो कहते हैं कि वो दूसरा लड़का जो था उनके साथ, जो कहता है कि नाम जपो करते रहते हो, मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो। वो कहता है कि अब क्या करें, आप रुक क्यों गए हो नदी के लिए, बहुत देर रुके रहे संत। तो वो कहते हैं कि ये जब नदी का पानी खत्म हो जाएगा ना, रुक जाएगा, तब जाऊंगा मैं। तो कहते हैं ये तो असंभव है कि नदी कभी रुक जाए। तो कहते हैं ऐसे ही जब तक जीवन है तब तक जिम्मेदारियां खत्म हो, ये भी असंभव है, लेकिन हमें इसके रहते हुए ही अपना और नाम और जाप अपना करना है, ताकि हम भव सागर को पार हो जाएं। तो वो नदी इतनी डीप नहीं थी, फिर वो लोग क्रॉस करते हैं। तो वो कहते हैं आप सही कह रहे हैं गुरुजी, कि हमें अपना जप पाठ जो भी करना है, नाम ध्यान, वो अपना अपना संसारिक जीवन में रहते हुए भी शुरू कर देना चाहिए, और बाकी जैसे जैसे जिम्मेदारियों से निवृत्त हो तो वो तो और अच्छा ही है। दीदी आपने बोला ना कि ध्यान मतलब कैसे लगेगा। ध्यान ध्यान तो ध्यान देखो बहुत सारे हैं, मैं बताऊं, हठ योग है और बड़े बस योग एक है। पूरा बात मेरा खत्म नहीं हुआ है, मतलब पूरा हम बता रहे हैं। मतलब एक चीज बोल रहे थे, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं हम आपसे। तो मतलब ध्यान कैसे लगेगा, मतलब आपको अगर हम 10 रुपया दें और कहे कि दीदी आप जाइए वहां से जो है दवाई लेके आइए, दवाई के स्टोर से, तो आप जाएंगे सब्जी की दुकान में दवाई खोजने के लिए, तो क्या मतलब वहां दवाई मिलेगा सब्जी की दुकान पे? क्या सब्जी की तो भाई मिलेगा? भाई दवाइयाँ तो हम एलोपैथी की तो बात ही नहीं करेंगे ना, मतलब वैद्य जी के यहाँ जाएंगे नहीं तभी नहीं, दवाई मिलेगी। मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं नविता पूछ रहा ये था कि गलत गलत समझ रही है, ये कुछ और बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान हाँ हाँ दें। हाँ हाँ हाँ। ध्यान अच्छा दीजिए थोड़ा सा बात को, मतलब आप डीपली उस बात को, जो हम लोग प्रश्न करते हैं ना, तो उस बात को बहुत डीपली बात हम कर रहे हैं, और उस बात जी। को बहुत ध्यान से मतलब सुनिए। मतलब आपको हम अगर 10 रुपया दिए जाए, ठीक है, कि दीदी आप जाइए और जा करके जो है मेडिकल दुकान से जो है ये लेके आइए, 2 दवाई लेके आइए, और आप मेडिकल दुकान में ना जाके सब्जी की दुकान में जा रहे हैं, और वहां से आप दवाई बोल रहे हैं भैया हमको ये दवाई दे दो, तो क्या सब्जी की दुकान पे दवाई आपको मिलेगी? नहीं, सही जगह जाएंगे तभी मिलेगी ना। सही जगह जाएंगे तब, यहाँ पॉइंट यहाँ सही जगह पर है। और पॉइंट ये है कि जब हमको मालूम रहेगा कि ध्यान हम कैसे करें और किसको करें, जब ये एक्यूरेट मालूम पता चल जाए सबको, तभी कोई भी एक्यूरेट ध्यान कर सकता है। एकदम सही। तो ध्यान में तो सब बैठे हुए हैं। आप देखिए, अगर एक साथ आप देखा जाए तो मतलब अभी अगर डाटा निकालिए अगर, तो ना जाने कितने साधु, ना जाने कितने लोग अभी बैठ करके ध्यान कर रहे होंगे, या ध्यान सिखा रहे होंगे, या ये कर, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं लग रहा है। बात यही नोट मतलब है कि किसी को भी मतलब उस दुकान के बारे में किसी को पता ही नहीं चल रहा है, कोई भी नया बात कर ही नहीं रहा है। बस वही घिसी पिटी बात, जैसे हाँ हमने ये किताब में सुना, हमने वो सुना, हमने मतलब हर एक को कुछ नया चाहिए। अभी भी क्या है कि विदेश वाले सब जैसे कि यहाँ भारत आए, तो भारत आकर के किए गया, हम लोग का जितना भी ग्रंथ, जितना भी जो शास्त्र, मतलब जो भी अच्छे अच्छे मतलब किताब थे, तो गुलाम तो किए, वो सारा तो कंट्रोल उसी के हाथ में था। तो जो जितने भी अच्छे अच्छे किताबें और जितने भी मतलब भारत का जो बोला जाता था सोने की चिड़िया, मतलब इतने अच्छे अच्छे चीज सब वो लोग अपने साथ लेके गए, और आज भी वो लोग जो है हम ही लोग के चीज को परोस के दिया जा रहा है, और हम लोग हंसी खुशी उसको खा रहे हैं, बेटे को खिला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को खिला रहे हैं कि लो भाई तुम खा लो, लो भाई ये लो। और टॉफी हम जान रहे हैं उसमें जहर है, लेकिन अपने अपने अगर बच्चे को लेके जाएंगे तो बाजार में एक ना एक टॉफी किसी को ना किसी को खिला देंगे, सब कुछ जानते हुए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बस उसी ध्यान के कारण। एक्यूरेट ध्यान नहीं हो रहा है किसी का।
ध्यान कहाँ पर करना चाहिए, किसको करना चाहिए, एक्यूरेट कहाँ लगे ध्यान, तो उस दुकान के बारे में अगर किसी को पता चल जाए तो कृपया बताएं, नहीं तो हम लोग भी चर्चा भाई अब करेंगे दुकान इसके बता बारे दो, मंटू भाई में। दुकान बता दो। ये भी सीक्रेट है माता जी, लेकिन जरूर बहुत जल्द ही बताएंगे। थोड़ा सा प्यास जगना चाहिए लोगों का, बस 2036 में बच्चों आपने तो 2036 लिखा हुआ है। क्योंकि प्यास जगने के बाद ही पानी पीने का मजा आता है। भैया नहीं आप ही ने 2036। सिखाया है ना, प्यास का अगर भूख ना लगे और खाना खा लिए तो क्या होता है, बीमारी ही होगा। तो इसी कारण भूख लगने देते हैं, प्यास लगने देते हैं, तो मजा कुछ अलग है उसका। ध्यान लेकिन के भैया बारे में मैं बोलूं जी। पहले बनाना भी होता है, ऐसा नहीं होता कि जब भूख लगेगी तब बनाया नहीं जाता, उसकी प्रिपरेशन तो पहले ही होती है। लेकिन जितना देर में बनेगा उससे पहले मान लीजिए और ज्यादा भूख लगेगा तो और अच्छा से पचेगा खाना। भैया लेकिन थोड़ा पता भी होना चाहिए ना कि कहाँ पर सामग्री क्या रखी है। चलो कोई नहीं, देखा जाएगा। ले, नहीं लेकिन तो जो उस पता है हम स्टेज वो में तो तो करते ही है, थोड़ा बहुत तो हम करते हैं, ऐसा सोचना भी नहीं तो है। पड़ेगा ना। अगर हमने अगर हमने अगर हमने दीदी, अगर छोटे बच्चे को, अगर किसी को भी मान लीजिए, अगर आप ही ने अगर छोटे व्यक्ति को या बच्चे को 10 क्लास का या कुछ भी चीज या 8 क्लास का कुछ भी चीज उससे पूछ लिया, ना ही वो जानेगा, और उसको समझाने का भी कोशिश करेंगे तो ना ही समझ पाएगा। केसरी जी, आपने बोला था अभी कि ज्यादा भूख लगेगी तो अच्छे से खाना पचेगा। और कहावत ये भी आपने सुनी होगी, अति तो अमृत भी जहर होता है, ये तो खाना है। और भाई दूसरी जी, बात, हमने जो कहा वो एक उदाहरण से कहा, और ये नहीं हाँ, कहा, मतलब ऐसे भी तो बोला भी जाता है ना, भूख ज्यादा लगेगी तो अच्छे से खाना भी पचता है और खाने का वो कुछ आनंद कोई भी भी आता है। किसी भी चीज की हम अधिकता बीमारी होती है। अच्छा, दूसरी बात, आप ध्यान की बात कर रहे हो कि ध्यान कहाँ लगाना है, तो ध्यान के बारे में जी बोलना चाहूंगा कि अगर कभी आप ध्यान के लिए बैठते हो, किसी भी योग में बैठते हो या उसमें बैठते हो, सबसे पहले सिर्फ जब आप ध्यान लगाते हो अपनी सांसों पे ध्यान रखो। ये तो हद का चीज हो गया ना। नहीं आप नहीं जो नहीं, सिखा रहे शुरुआत है हैं, ये शुरुआत है, बाकी ध्यान तो नहीं बाद की बात है। नहीं, आप एक चीज तो पहले समझ जाइए उस चीज को। हाँ, चलिए ठीक है, बताइए। आप ये चीज जो बोल रहे हैं कि जब हम बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं, तो आप जरा सा देखिए कि हम तो 24 घंटा इसी देह के बारे में सोचते हैं, और आप जब ध्यान कर रहे हैं तो उसी नाक पर लेके जा रहे हैं जहां पर हमें नहीं लेके जाना चाहिए। आपको तो उससे मतलब बहुत सूक्ष्मता की ओर जाना होगा, और उस चीज सूक्ष्मता की ओर जाने के लिए उसके सूक्ष्मता की ओर जाने के लिए सूक्ष्मता की ओर बढ़ना पड़ेगा ना। अगर नहीं पता मान लीजिए तो हमको खोजना होगा ना उस जगह। लेकिन इसमें हम किसी को भी मतलब अगर बुरा लग रहा है तो मतलब हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन नहीं नहीं, मेरा कहना बस बुरा यही है नहीं। कि मतलब कुछ कुछ मतलब नया होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग इस लाइन में हैं और हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए सब एक परिवार के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो बात भी मतलब एक परिवार जैसा होना चाहिए। ठीक है। केसरी जी, आप ध्यान के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो आप कह रहे हो कुछ नया होना चाहिए, वो आपके लिए नया होगा, लेकिन बाकी सबके लिए तो ये बातें भी नहीं है, ये बातें भी नई हैं बाकी सबके लिए। आप ज्यादा कौन जानते हो सकता है आपके लिए नई ना हो। आप बताइए, हम सीखेंगे। नहीं, हम भी किसी से सीखे हैं भैया। भैया बताना चाहिए, फिर आप आधे में क्यों छोड़ रहे हैं? जवाब जब सवाल है तो फिर उसको कंप्लीट करें। ठीक है, करेंगे, जरूर करेंगे, हाँ जी भाई, जरूर आप करेंगे उसके ही बारे में। कंप्लीट टाइम करें, चाहिए क्योंकि तो फिर आपका क्या है
जो लोगों ने सुना है तो उनका जो प्रश्न चिन्ह अब उनके मन में है उसको उत्तर दें प्रॉपर आप। अच्छा दीदी आप बताइए कि ध्यान जो चाहिए, मान लीजिए सुख चाहिए और शांति चाहिए, किनको चाहिए? और सवाल के साथ साथ मतलब जवाब भी मिलना चाहिए। नहीं मैं समझी नहीं, फिर से बोलिए क्या बोल रहा। मतलब ध्यान जो कर रहे हैं, जैसे ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान जो कर रहे हैं हम, तो मतलब किस लिए कर रहे हैं? मतलब सबसे पहले मतलब हमको मालूम होना चाहिए कि हम जो ध्यान कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। परमात्मा को याद करना और इस फिजिकल वर्ल्ड को छोड़कर उसको याद करना है, मेरे हिसाब से तो मेरी परिभाषा यही है। हम लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, उससे बात नहीं करते, उससे एक तरीके से और कहीं ना परमात्मा, कहीं अगर में हम आपसे बात भी पूछ हो लिए, जाती है। अगर हम आपसे पूछ ले कि परमात्मा किसको कहा जाता है? परमात्मा हर जगह है, सर्वज्ञ है और फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, रंग नहीं है, हमें तो यही पता है, बहुत अच्छे से पता है। परमात्मा को हमारे लिए यही परिभाषा है। हेलो। ऐसा है, एक एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। ठीक वही है। परमात्मा बोलिए, उसको ईश्वर बोलिए, अल्लाह बोलिए, यीशु मसीह बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो नहीं, नाम परमात्मा है है। तो और नहीं नहीं मेरा नहीं, ध्यान से मतलब ये था कि एक बात अपना है जो कि इष्ट अगर देव, आप जिस इष्ट देव को मानते हैं उसके प्रति अपना समर्पण होना चाहिए, और उसके लिए थोड़ी देर बैठ करके हम लोग को उसके करीब जाना चाहिए, उसके बारे में वही अपना वही मन तो बात जीवन हम जी, भी पूछ रहे थे ना, और ये तो तन ये जो है कुछ और कह समर्पण रहे हैं, करना चाहिए। और कुछ ये ये जो और कह बात जरूरी रहे बोल नहीं हैं। रहे है कि हम लोग जो है मंदिर में बैठ करके और घंटों जो है वो ध्यान नहीं लगाए। वो नहीं, ध्यान लगा, ये बात जैसे हम लोग ये खाना बात खाने जा रहे हैं, खाना खान ये जैसे सामने आया ये तो हम रास्ते लोग से को बाहर जा रहा है बात, उसका ये रास्ते से बाहर जा रहा है बात। बात जीवन जी, ये हो केसरी रहा जी है कि कुछ और कह रहे हैं, वो आप समझो बात को। हाँ केसरी जी दोबारा बोलिए आप। हाँ, कह रहा था कि परमात्मा, मेरा प्रश्न अभी गया नहीं, मतलब रूट से बाहर चला जाता है कोई भी बात को। जैसे हम आपसे पूछे, दीदी से पूछे सवाल था, जैसे बोले परमात्मा को ध्यान करना, तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा के शब्द में ही मतलब छुपा हुआ है राज। आप उसको गहराई लीजिए उस चीज को, सबसे क्योंकि बड़ी हम जब तक आत्मा सुख, परम आत्मा जो सबसे ऊंची और शुद्ध अपने अवस्था में है, वो परम आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा क्या बोले, फिर से बोलिए। परम आत्मा जो सबसे अच्छी आत्मा है, परम है जो, वही परमात्मा है। अच्छी आत्मा तो सब है, सब स्टार मिशन मान लीजिए आत्मा है, सब ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, आत्मा आत्मा सब सब भाई भाई। लेकिन परमात्मा का जो शब्द होता है ना दीदी, परमात्मा का शब्द होता है परम जोड़ आत्मा, कहा जाता है उसको परम जोड़ आत्मा। और परे से परे, मतलब वो जितनी भी सारी आत्माएं हैं ना, जितनी भी सारी स्टार हैं, वो धरती पर आकर के जो है शरीर धारण करती है, और वो परमात्मा जो है वो शरीर धारण नहीं करते हैं, उनको शरीर मिलता ही नहीं है, वो सिर्फ प्रवेश केसरी जी करते हैं, मैं इसके जवाब लिए दूंगा। गीता में भी आया हुआ। हाँ केसरी जी मैं जवाब दूंगा। जी बोलिए। आप जो बोल रहे हो कि परमात्मा, परमात्मा परमात्मा मतलब ये है कि जो मोह माया ममता सबसे परे हो, जो सबसे परे हो, जिसको ना तो मोह है ना ममता है ना उनके उसको पास मोक्ष की शरीर ही कामना नहीं है, है तो किसी चीज की जिसकी कामना नहीं है, वो परमात्मा है। अच्छा भैया एक बात बताइए, जब आप शरीर पर आते हैं, मतलब सोल जो होती है, आत्मा जब होती है, जब शरीर में आती है तब ना मोह माया में आते हैं आप। और जब मान लीजिए परमात्मा को शरीर ही नहीं मिलता है, तो वो मोह माया का बात ही उसका नहीं है, उस तो वही तो ही नहीं हमें होता वो सब बात, वो सब करना, चीज से वही वही तो करना है कि वही मैं हमें मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, कि हमें अब शरीर में नहीं आना, कोई गर्भ में नहीं आना है। वो भी उसके लिए भी कहते हैं कि जब आप अच्छे कर्म करते हो तो फिर कोई भी गर्भ आपको पशु का या इंसान का कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और ये कितने बार होता है, 9 बार या पता नहीं कितनी बार होता है कि जब वो आपको कोई गर्भ एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप मैट्रिक्स से बाहर हो जाते हो, वरना किसी आप न तो किसी डायरेक्ट, योनि में घूमते रहते हो। हमने तो दीदी सुना है, आप अब तो आप बताओ। दीदी आप तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमको फिल्म में जो है एंट्री ही नहीं करना है, परमात्मा जैसा सृष्टि रचे हैं। और आप कोई भी फिल्म देखते हैं तो डायरेक्टर का काम क्या होता है?
डायरेक्टर का काम होता है सब एक्टर्स को अपने अपने समय पर रोल प्ले करने के लिए उसको भेजा जाता है। तो आप तो डायरेक्ट बोल रहे हैं उस रोल से ही कटिंग हो रहे हैं कि नहीं हमारा रोल जो है भैया नहीं अरे यार मतलब हमें ना आना सच में नहीं नहीं, ये तो पता है, ये तो कुछ कर्म कांडी है जो हमने फंसे हैं, हमें तो ना आना रोल में, यही तो हमारी बात है। हम तो वही यही तो हर रोज ही यही सोचते हैं, पता है, कहते हैं कि थॉट्स एंड वर्ड्स आर मैनिफेस्टेशन। जो अगर हमारे विचार हैं और जो हमारे शब्द हैं, हम जो बोलते हैं कि कहते हैं शुभ शुभ बोलो, क्योंकि वो सत्य होता है। जो हम सोचते हैं, सृष्टि संकल्पों से बनी है, तो वही होता है। तो हम तो यही संकल्प रखते हैं भैया, हमें नहीं आना यहाँ पे दोबारा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कष्ट है भाई, सच में। जो नहीं रोल है वो देखिए माना हमने कि हमने लेकर ही आए हैं, हमने एग्रीमेंट किया है, हम एग्री करके आए हैं कि हम इन्हीं रिश्तों में फंसेंगे, इन्हीं में ऐसी तैसी करवाएंगे और इन्हीं में ही नहीं तो रहेंगे। इसके वो पहले भी तो माना आपसे मैंने। इसके पहले भी तो आपसे बात हुई थी ना कि सृष्टि का जो है 4 अवस्था होता है और हर व्यक्ति को उस 4 अवस्था से प्रसार होना पड़ता है। सतयुग, त्रेता युग, वो द्वापर, बात कलयुग। तो है भाई तो कि सतो हम लोगों रजो को। तमो सतो केसरी जी, सतो आपका 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 उस सवाल का जवाब भी यही है। भाई ध्यान किसको करना चाहिए, आपने सवाल बोला था कि जी ध्यान किसको करना चाहिए, बोला था ना। जी तो उस सवाल का जवाब यही है, जो अपने कर्तव्य से पूर्ण हो चुका है, जिसने अपने कर्तव्य पूर्ण कर दिए हैं, ध्यान उसको करना चाहिए। तो जब तक भाई कंधे पर मेरा जवाबदारी है, प्रश्न है एक, जब तक कंधे कि पर आप है ना जवाबदारी है, कि वो ब्रह्म जवाबदारी कुमारी पूरी के नहीं हो जाती। फॉलोअर हैं क्या? मंटू भाई बस एक बात बता दो, मैं ब्रह्म नहीं कुमारी वाली नहीं फॉलोअर हूँ आप? नहीं अच्छा नहीं चलिए, नहीं आप हम कंटिन्यू फॉलो करिए, हाँ कंटिन्यू करिए। तो जब तक जवाबदारी पूरी नहीं हो जाती, उस बंदे को ध्यान की तरफ सोचना नहीं चाहिए। और जब उसकी जवाबदारी पूरी हो जाती है तो ध्यान लेकिन तभी यहाँ करना पर कुछ चाहिए। बोलना जैसे चाहेंगे यहाँ पर कुछ जैसे बोलना जैसे पहले जैसे तो सुन लो। जैसे पुराने समय में राजा महाराजा या कोई भी होते थे, वो वानप्रस्थ आश्रम तब जाते थे जब उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती थी, और वो जंगलों में जाके तब ध्यान में बैठते थे। तो अपनी जवाबदारी पूरी होने के बाद में चले जाओ। बच्चे अपनी जवाबदारी अपने आप संभाल लेंगे, क्यों पोते पोतियों में पड़े हो। आपका लेकिन काम घर बच्चों तक है। बच्चों के बाद में बच्चे अपने बच्चों का अपने आप ध्यान रखेंगे। आप उस ध्यान को रखो ना जिसके लिए हमें मोक्ष चाहिए, या जिस ध्यान के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ध्यान अपनी जवाबदारी पूरी होने के बाद में तो ध्यान करना चाहिए। उससे पहले करोगे तो पितृदोष लगेगा। गलत कह अच्छा रहा हूं तो कोई बताइए। अच्छा एक बात बताइए, कोई अगर हाँ जेल में गया 10 साल अगर हाँ। कैद में रहा और कहा हमने कि प्योरिटी को धारण किया, तो उसे उसे कौन सा प्योरिटी कहा जाएगा? कायरता वाली प्योरिटी कहा वो जाएगा या जेल में गया, उसने कर्म ऐसे किए होंगे। हो सकता है कि नहीं? बिना आप नहीं दोष के समझ भी पा जेल रहे में, हैं। हो सकता वो है बिना दोष के भी जेल में गया हो वो। नहीं नहीं नहीं, मतलब हमारे कहने का तात्पर्य जो था वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो हमने कहा कि जो व्यक्ति, जैसे प्योरिटी के लिए अगर कहा जाता है कि जो व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति गया 10 साल के लिए जेल, और जेल जो गया तो वो कहेगा बाहर आकर के कि हमने 10 साल प्योरिटी को धारण किया। ठीक है, प्योरिटी कहा जाता है पवित्रता को धारण किया। तो पवित्रता को जो वो धारण किया, तो वो कायरता वाली पवित्रता है या घर गृहस्थ में रह करके और वहां पर स्थिति बनाना, तो वो हुआ सबसे ज्यादा पावरफुल, या मतलब कोई जंगल में जाकर के स्थिति बनाना वो हुआ सबसे ज्यादा पावरफुल? जंगल में जाके हुआ वो है पावरफुल। जेल में गया है तो नहीं किसी मजबूरी के नहीं कारण गया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जंगल में गया तो वो तो कायरता हो गई ना, वो तो लड़ नहीं पाया ना, नहीं 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 वो नहीं तो नहीं भाग नहीं। गया। वो नहीं भागा, कैसे है? वो अपनी क्यों जवाबदारी नहीं पूरी भागा? करके गया है ना। कैसे वो अपनी कैसे जवाबदारी पूरी करके, अगर पहले जाता है तो क्या करता है। नहीं नहीं नहीं, गौतम बुद्ध गए आप थे तो घर आप उनके लिए क्या आप बोलेंगे? क्योंकि उनकी आप घर जिम्मेदारी तो गृहस्थ पूरी नहीं हुई थी, उनका तो बेटा था छोटा। अब आप उनके लिए बताइए निरंजन भाई। मैं तो छोटे बेटे के लिए बोल ही नहीं रहा, वो अपना फर्ज पूरे करके जाओ ना। जंगल में जा रहे हो, ध्यान साधना के लिए जा रहे हो, अपने बच्चों का फर्ज लेकिन पूरा एक करके बात देखो जाओ। है ना, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है भाई, देखो निरंजन भाई, यहाँ पे भी एक सवाल ये होता है कि किसी की हम्म, अगर दीर्घ आयु नहीं है, अल्पायु है,
तो वो तो फिर अगर ध्यान न लगाया तो उसका तो पूरा वो जन्म ही बेकार चला गया फिर, है ना। तो नहीं ध्यान का नहीं तो नहीं कहते नहीं ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है जो आप कह रही हैं नविता जी। यानी कि बोला गया कि गृहस्थ आश्रम में रह करके अपनी जिम्मेदारियां जब तक पूरी नहीं कर लेता बंदा, तो मोक्ष उसको भी नहीं मिलता है। अगर जिम्मेदारियां पूरी करने से पहले, भगवान कभी भी ये नहीं कहता कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दो। वो कहता कर्म करो, जो तुम्हारे कर्म है। कर्म कौन से हैं? वो जो हमारी जिम्मेदारियां उसको निभाएं। जब तक हम अपने कर्मों को पूरा नहीं करेंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। हमारा कर्म है जब तक हमारे बच्चे बड़े होकर के उनको पढ़ाना, लिखाना, शादी कराना, और जब वो खुद सेटल हो जाते हैं, उसके बाद में हमारा धर्म ये और आपकी हमारा इच्छा है कर्तव्य ना, पूर्ण है। हमारा ये कर्तव्य इच्छा तभी पूर्ण आपकी है होता है। ना भैया, ये इच्छा आपकी है ना, आपके क्यों संकल्प है ना, उनके थोड़ो ये नहीं? निर्धारण कर नहीं, रहे हैं। ये वेदों में देख लो, ये वेदों में देख लो। वही जाते थे जिनके कर्तव्य पूर्ण हो जाते थे कि अब मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब तुम इस लायक हो गए हो कि इस राज्य को संभाल सको, तब वो जाते थे। वेदों में देख लो ये चीज पुरानी अच्छा एक बात जो। बताइए, एक बात बताइए, हाँ जी। आप जो बोले वेदों में देख लो जा करके, वेद के हाँ समय पे ना ही आप थे ना ही हम थे, ठीक है, लेकिन बोला जाता है ना कि राम राज्य राम में राज्य। तो आप जो है अपना इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा आप अपने बारे में आप जानते हैं या हम जानते हैं, बताइए। अपने इंट्रोडक्शन को आप खुद बता रहे हो कि हमारी चीजों को लूट कर दूसरे देश के लोग ले गए। वो कौन सी अरे चीजें थी? भैया, वो हमने ये देखी, चीज नहीं, आपने देखी? वो चीज आपको हमने नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी, ये प्रूफ लेकिन के वो साथ, बुजुर्ग बता गए थे ऐसा ये हुआ आपको था। प्रूफ ये आपको प्रूफ मिल रहा है ना, अभी देखा जा रहा है ना वो चीज, सारा चीज कि हम लोग को परोसा जा रहा है। आप सर्च कीजिए गूगल पर, सारा चीज आपको डाटा मिलेगा। गूगल किसने बनाया है? उसमें तो डाला वही किसने तो है? बात है ना, यही तो बात है ना, यही तो बात है ना कि आप जो है डायरेक्ट मुंह को पकड़ रहे हैं ना, आप डायरेक्ट मुंह को पकड़ रहे हैं। आप पकड़िए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर ना ही हमको मतलब अपने आप को बड़ा बनाने का है, हम तो सिर्फ बात रख रहे हैं अपना, ये नहीं कर रहे हैं सिर्फ कि हम बात, बहुत श्रेष्ठ हैं। हम तो श्रेष्ठ की बात बात रख नहीं रहे है। हैं। केसरी जी, श्रेष्ठ की बात तो हम कर ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ जी, उन्हीं बातों पर कर रहे हैं जो हम इस चर्चा में रखते हैं कि हमारे वेदों में ये था, हमारे बुजुर्ग ये कह गए थे, शुरुआत में हमारे। देखिए इतना लंबा जो बात हुआ, शुरुआत में तो बस 2 ही अक्षर हुआ कि ध्यान किसको करें, बस यही अक्षर हुआ था। ये तो लंबा ध्यान, खींच रहे हैं हम लोग अपने आप को, लेकिन ध्यान हम किसको करें और मतलब कैसे करें, बस 2 ही बात हो रही थी। सॉरी, मुझे समझ में आया किसको करना चाहिए। करना उसी को चाहिए जिसके कर्तव्य पूर्ण हो गए हो। हाँ अरे भैया मंटू, जी, किसको नहीं। भैया मंटू नहीं करे। केसरी जी, केसरी जी, आप क्या जानते हैं ध्यान किसको करना चाहिए? वही तो पूछ रहे हैं आप हम क्या ना, हम तो जानते हैं सब। परमात्मा किसको कहते हैं? जी, तब आपने प्रश्न क्यों किया? जब आप जानते हैं तो आपको बताना चाहिए था। आप प्रश्न करके मैंने क्या हासिल करना चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। हासिल कुछ भी नहीं करना आपका चाह जो रहे। ज्ञान है, आपको ज्ञान जो है बांटना है तो बांट दीजिए, और नहीं बांटना है तो हम लोग को ऐसे ऐसे प्रश्न करें कर रहे हैं जिसका उत्तर आपको संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो इस चर्चा को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हर एक का अपना अपना स्टडी है और अपना अपना तरीका है, और हर कोई अपने अपने तरीके से अपना अपना जीवन यापन कर रहा है। जी जी, आप जो बोल रहे हैं कि जिम्मेवारियां पूरी करके जाइए, जिम्मेवारियां की लिमिट क्या है, कोई सीमा है? तो वो आपने तो वही प्रश्न बता बहुत रहे कर दिए मगर जवाब कुछ नहीं दिया। अब कोई जवाब वही देता है बता तो रहे उसको थे कि आपने काट दिया। जिम्मेवारियां पूरा तो करके आप जाने अब के लिए। बता दीजिए क्या असल सच्चाई है। बात सीधा है, मतलब स्ट्रेट है, मतलब पूरा सीधा और सिंपल बात है कि जब तक आप रूह की स्टेज में नहीं टिकिएगा तब तक परमात्मा तक पहुंच नहीं पाइएगा। यही और बात तो अभी मैंने तो शुरू आप में बोली 24 थी। घंटा और 24 घंटा अभी 24 घंटा में आप 1 घंटा भी आप देख लीजिए कि हम कितने देर और कितने मिनट रूह की स्टेज में रहते हैं, आत्मिक की स्थिति में रहते हैं, या देह भान में 24 घंटा हम कितने समय पर रहते हैं। अगर हम कैलकुलेट किया जाए तो 24 घंटा में 5 मिनट भी हमारा रूह की स्टेज में नहीं रहती है।
तो कैसे हम परमात्मा को याद कर सकते हैं? बताइए, कैसे हम ध्यान कर सकते हैं उनको, जब हमारी स्थिति वैसी नहीं है? तो जो अपने मन को साध सकता है वो कर सकता है, जो मन को सब नहीं कर साध सकता सकता है, है नहीं आप कर भी कर सकता। सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बस उनको सिर्फ प्रयास कीजिए समझने का। आप भी कर हम सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते सकते? आप भी तो सोल है ना, आप कोई दूसरे दुनिया से थोड़ो आए हुए हैं। मैं तो बोलता हूँ मैं जितना कर पाता हूँ मैं कर रहा हूँ। नहीं कर मैंने ये पाना नहीं बोला अलग, मैं नहीं कर ये पा रहा मजबूरी हूँ, हो मैं गया। कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ। ये सुनिए भाई जी, ये आपकी मजबूरी हो गई। ये आप जो कर रहे हैं कर सकता हूँ यानी मजबूरी है, मजबूरी में नहीं करना है ध्यान। तो भाई ध्यान आप आपको बताओ ना, जो फाइनल बात है मंटू भाई, आप वो बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए? मतलब कुछ नया बात होना चाहिए, बस हो गया। जो ध्यान शब्द हमें काम पहले आता ही है। चलो अब चर्चा को एंड करो, 8 बज चुके हैं, 6 से 8 बजे तक करना है प्रोग्राम। बात का एक मिनट कुछ बस मंटू भाई को और बोलने दो, वो क्या बोलना चाहते हैं, फिर हम एंड करते हैं। हाँ, ये कह रहा था माता जी जी जो मैं बोल रही है कि ठीक है। मैं ये कह रहा था कि प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक ये कि मैं नहीं जानता, प्लीज मुझे बताइए, एक तो वो प्रश्न हो गया। और वो जो बताते हैं तो आपको मानना चाहिए। अच्छा, दूसरे प्रकार का प्रश्न क्या होता है कि मैं जानता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आप में से आपका क्वेश्चन जो थे वो किस प्रकार के थे, प्लीज हाँ मंटू भाई क्लियर बताइए। करो। ठीक है दीदी, हम करेंगे क्लियर, लेकिन आज नहीं, आज टाइम भी हो रहा है, फिर उधर भी हम लोग को ज्वाइन करना है। 10 मिनट लो, क्योंकि ये टॉपिक किसी के सेशन में ही कंप्लीट करना है, तो तो सेशन ही इनकम्प्लीट रह जाएगा। आप बोलें प्लीज। कोई हाँ बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे जरूर इसके बारे में। मेरे नहीं को भाई, ऐसा आप लग आज ही रहा है कि बताएं मंटू भाई, कोई नहीं, आप आज ही बताएं। नविता नविता मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली खोज रहे हैं, जबकि वहां पर बिल्ली है ही नहीं। ध्यान हमारे ऋषि मुनि हमें पहले ही सिखा देते थे, जब एक विद्यार्थी बात काल आता बताइए, तो कम कहते नहीं हैं राम एक एक राज्य आएगा, हाँ कहते तो है राम राज्य आएगा, तो राम राज्य जो है राम ही लाएगा या कोई मनुष्य लाएंगे? बताइए, या कोई धर्म गुरु लाएंगे? भाई, आप तो उत्तर दें, आप प्रश्न ना करें, सब कुछ खुद ही बताएं, और प्रश्न देकर, प्रश्न पूछकर उत्तर भी आप खुद दें प्लीज भाई, क्योंकि अब आप समझो बात को। राम राज्य हम सभी लाएंगे, अच्छा करेंगे, कोई और नहीं ला सकता, ये बात है, लेकिन अब आप उत्तर भी खुद दें, राम प्रश्न दें तो। राम राज्य लाने के लिए पहले विश्वामित्र तो चाहिए ना, राम को तैयार करने वाले। ऐसा है, ये पूरे संसार को कोई चला रहा है। वो जो शक्ति है, चाहे उसको आप प्रकृति बोलिए, चाहे उसको आप कोई भी नाम दे करके बोलिए, तो वही वही राम राज्य कैसे लाएगा वही तय करेगा, हम लोग नहीं तय कर सकते हैं। आप कुछ भी बिल्कुल बोलिएगा सही मैं नहीं बात, मानूंगा, मैं कुछ भी बोलूंगा आप नहीं मानेंगे। करेगा तो वही जो सर्वशक्तिमान है, बिल्कुल सही और बात वही बोले सब भाई कुछ जी। कर रहा है। ये फूलों में रंग, ये फलों में मिठास, ये सब हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, वो कर रहा है, बस तो वही इतना करेगा। ही बस इतना ही, मतलब जगह पर जाने की जरूरत है, जगह को नोट किया जाए, मतलब इस हाँ तो आप पॉइंट को नोट किया ना जाए। भाई, और नोट करवा दो जरा, हम लिख लेते हैं, नोट करवाओ। तो भाई अभी बोले ना, वो नोट करवा देंगे। मुझे लग रहा है ये चर्चा का तो कोई एंड ही नहीं है। नहीं चलिए। दीदी नहीं, जान रहे हैं, आप कितना अभी भी जो घूम सवाल लीजिए, हुआ है उस दीदी, ये सर्वशक्तिमान जो को सवाल मानना हो रहा है पड़ेगा। ना, ये समुंदर है, मतलब अगर हम डूबे हैं तो मतलब इतना जल्दी मतलब निकल नहीं पाएंगे। केसरी जी, आप बात को समझे नहीं। एक क्वेश्चन होता है गुरु का, जो शिष्य को के प्रति होता है कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। हम तो एक ये बात क्वेश्चन नहीं बोले, हम तो ये एक बात नहीं क्वेश्चन बोले कि हम गुरु हैं, हम नहीं तो नहीं ये नहीं बात नहीं 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 नहीं, बोले कि हम बताने गुरु वाला हैं। गुरु ही होता है।
एक क्वेश्चन होता है शिष्य का, क्योंकि उसको पता नहीं है इसलिए गुरु से पूछ रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये बात हमारे अगर भाव आप तक में जानते भी हैं तो नहीं है। बताइए। ये बात आप हमारे में जबरदस्ती थोप रहे हैं कि ये बात हमारे भाव तक में भी नहीं है कि मैं गुरु हूँ, ठीक है? तो किसी के भाव को ठेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे भाव में भी नहीं है कि मैं गुरु बनूं और गुरु हूँ, ऐसा भाव भी नहीं है हमारा। हमारी किसी बात से आपको ठेस लगी हो तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भैया देखिए, हमारा मतलब जैसे ये आप नहीं बोले है। हैं ना कि मैं बताऊंगा, मैं भी आपको बोलता हूँ कि आपके सब प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में बताऊंगा। बस हो गया, कब बात खत्म। हाँ ठीक है, मान लिए, ठीक है। चलिए बढ़िया है, चर्चा तो अच्छी जा रही है लेकिन थोड़ा सस्पेंस में खत्म हो रही है। देखिए, सस्पेंस तो खत्म हो गई। मैं बोल हाँ रहा हूँ होना वो चाहिए। सर्वशक्तिमान को मानना पड़ेगा सबको, वही सब कुछ कर रहा लेकिन है, भैया वही सब कुछ देखिए, करेगा। आपकी बात हम लोग को उसका को ध्यान करना है, आपकी बात जिस आपकी इष्टदेव को भी बात हम जो मानते हैं। आपकी बात जो हुई, तो हमने सिर्फ इतना बोला कि ये पॉइंट को नोट किया जाए, ये नहीं बोला कि आपकी बात वहीं पर खत्म हो गई। और हमने एक बात और बोला कि ये बात को बहुत मतलब गहराई में समझना चाहिए कि समुंदर में हम लोग छलांग लगा रहे हैं और उसमें इतना जल्दी तैर के नहीं आया जाता है। समुंदर के अंदर में जितना गहराई जाएंगे उतना रत्न मिलेगा। मैं मान लिया कि आप गूढ़ ज्ञानी हैं, मगर आप ज्ञान को जो है अभी देना नहीं चाहते हैं, और आपके प्रश्नों का उत्तर आपको चाहिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। चलिए भैया, धन्यवाद मंटू भाई, जीवन भाई, निरंजन भाई और सबका ही धन्यवाद सत्र में आने का। और मैं आशा करती हूँ कि सबको ही अपना अपना जवाब मिले और सब भवसागर से पार हो। और कल मिलते हैं चर्चा में 6 बजे। तो अभी के लिए सभी को शुभ रात्रि और वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।